हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ACCA फाइनेंशियल रिपोर्टिंग यानी कि F7 का एग्ज़ाम किट का सोल्यूशन करने वाले हैं BPP से। चैप्टर होने वाला है रेवेन्यू एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी कि आपका IFRS 15 और IS 20 जो है वो आपका कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। सेक्शन ए का जो है वो सोल्यूशन होने वाला है। क्वेश्चन फटाफट से स्टार्ट करते हैं। कैरेवे कंपनी एंटर्ड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जनवरी 2025। एक कॉन्ट्रैक्ट में आई है 1 जनवरी को टू कंस्ट्रक्ट अ फैक्ट्री फॉर सीड कंपनी के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। ठीक है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है वो 2.8 मिलियन का है, जो कि एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो प्रॉफिट जनरेट करेगा फॉर कैरेवे कंपनी जो हमारी करंट कंपनी है। फॉर सीड कंपनी ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द फैक्ट्री एज द एसेट इज कंस्ट्रक्टेड। तो जैसे एसेट कंस्ट्रक्ट हो जाएगा तो उसके बाद सीड कंपनी को जो है वो कंट्रोल मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी तक मेरे को मतलब सही रेवेन्यू जो है वो जो भी क्राइटेरिया होते हैं वो सही लग रहे हैं। कैरेवे कंपनी का जो है वो इन्फोर्सेबल राइट है फॉर पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड टू डेट। तो मतलब जब जो भी कंस्ट्रक्शन उन्होंने आज तक की करी है तो उसका रेवेन्यू बुक करने का भाई राइट है। अच्छी बात है, पेमेंट भी मिलनी चाहिए। द कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर मेजर्ड अकॉर्डिंग टू द सर्टिफिकेट्स इशूड बाय द सर्वेयर। तो जो भी सर्वेयर मतलब सर्टिफिकेट इशू करेंगे मतलब उनके हिसाब से जितना वो कहेंगे कि कंप्लीट हो रखा है उसके हिसाब से आप जो है वो रेवेन्यू बुक कर सकते हो। पेमेंट वगैरह भी मिल जाएगी आपको। तो कैरेवे कंपनी जो है वो मेजर सेटिस्फैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बाय रेफरेंस टू द वैल्यू ऑफ वर्क सर्टिफाइड एज कंप्लीट। तो वो जो है वो अपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को कैसे करते हैं, जो भी आपका वैल्यू ऑफ वर्क है जो अभी तक कंप्लीट कर चुके हो। तो 31 दिसंबर 2025 को जो कॉन्ट्रैक्ट वो सर्टिफाइड बाय द सर्वेयर एज 35% कंप्लीट। तो जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट था वो 35% कंप्लीट दिखाया गया था 31 दिसंबर तक। और आपको क्वेश्चन भी पढ़ोगे तो 31 दिसंबर तक का ही बताना है। 800,000 हैज़ बीन इन्वॉइस टू द कस्टमर बट नॉट येट पेड। तो मतलब आपको टोटल इन्वॉइस अमाउंट ही तो चाहिए होता है। तो बढ़िया बात है, आपको पता चल जाएगा। आपको बताना है क्या क्या है। सेलेक्टिंग अ करेक्ट ऑप्शन बिलो वेदर अ कॉन्ट्रैक्ट एसेट और कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट 31 दिसंबर एंड व्हाट द कैरिंग अमाउंट विल बी इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट दैट डेट। तो अगर जब भी आपको कोई कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखो आप लोगों को जो है वो एक रेवेन्यू ले लो। रेवेन्यू में से अमाउंट जो भी आपने इन्वॉइस कर दिया है, पेड वेड कुछ नहीं, जो भी आपने इन्वॉइस कर दिया कि हाँ भाई इतना हमें इन्वॉइस चाहिए, आपने इन्वॉइस बिल बना के भेज दिया, बस इसी को जो है वो माइनस कर दो। ठीक है, जब भी आप रेवेन्यू में से अमाउंट इन्वॉइस को माइनस करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका CA आ रहा है या फिर CL आ रहा है। ये करंट एसेट करंट लाइबिलिटी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एसेट या फिर कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी है। ठीक है, ये अगर आप IFRS 15 के सारे क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। आगे भी जाओगे तो बस ये बात को याद रखना। ठीक है, अब रेवेन्यू कितना लिया जाए, बात ये है। देखो अगर रेवेन्यू देखा जाए ना तो हमारे पास टोटल जो है वो दिया गया है कितना, 2.8 मिलियन। लेकिन हम लोग किसके हिसाब से कर रहे हैं कि जो भी सर्वेयर सर्टिफिकेट इशू करेगा कि हमारे कितने परसेंट जो है वो काम कंप्लीट हो गया। तो 2.8 मिलियन का रेवेन्यू तो पूरा है, लेकिन हम कितना रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 35% ही कंप्लीट हुआ है सर्वेयर के अकॉर्डिंग। तो हम रेवेन्यू भी 35% ही बुक करेंगे, पूरा का पूरा 2.8 मिलियन नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम रेवेन्यू का करेंगे 2.8 मिलियन। एक सेकेंड, 2.8 मिलियन, मैं इसको 2.8 मिलियन ही चलो लिख लेते हैं और इसका 35%। तो 2.8 मिलियन का 35%, 2.8 मिलियन का 35% ये होता है आपका 9,80,000। ठीक है, तो आपके पास रेवेन्यू आ गया 9,80,000, जिसमें से मैंने आपको कहा था कि क्या माइनस करना है, जो भी आपने अमाउंट इन्वॉइस कर दिया। और आपको देखो सीधा सीधा ये बताया होगा कि क्या अमाउंट इन्वॉइस कर दिया है। ठीक है, तो और पेड नहीं क्या है ये बात कोई बात नहीं है, बस आपने इन्वॉइस कर दिया ना। ठीक है, बढ़िया बात है। तो इसको क्या करो, सीधा माइनस कर दो इसमें से 800,000। तो अगर आपका आंसर पॉजिटिव में है तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट, नेगेटिव में है तो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी। और सीधा सीधा मेरे को दिख रहा है कि 180,000 है और पॉजिटिव में, इसका मतलब ये मेरा क्या है, CA यानी कि करंट कॉन्ट्रैक्ट एसेट। ठीक है, तो आपके पास एसेट है, लाइबिलिटी है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट है और कितना कैरी अमाउंट है 180,000 का। ठीक है जी, आगे चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत परेशानी की बात नहीं होगी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 80, अमेरिका कंपनी प्रिपेयर्स इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 अक्टूबर, ईयर एंड है। करंट ईयर में जो अमेरिका कंपनी है उसने सिक्योर किया और रिसीव किया है गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, टोटलिंग इतनी इतने की जो है वो गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मिली है अमेरिका कंपनी को। अच्छी बात है। और टू सपोर्ट द डिजिटल अपस्किलिंग ऑफ इट्स वर्कफोर्स, तो अपनी वर्कफोर्स के लिए मतलब कुछ भी डिजिटल अपस्किल करना होगा, आजकल पता है मॉडर्न एरा है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने 7,20,000 की ग्रांट दे दी। 7,20,000 में से 120,000 की जो ग्रांट है वो रिलेट करती है इन्वेस्टमेंट इन न्यू IT इक्विपमेंट एंड द रिमाइंडर इज टू सपोर्ट ट्रेनिंग across a 2-year period from 1 April
टू 31 मार्च 2087। तो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझाने की ट्राई करता हूँ। आपको अभी तक जितना क्वेश्चन में बताया गया कि 7,20,000 की है जो ग्रांट मिली है, ठीक है, गवर्नमेंट से ग्रांट मिली है, जिसमें से 1,20,000 अलग है और 6 लाख अलग है, ठीक है। 1,20,000 की जो ग्रांट वो है कि अगर आप लोग अपनी कंपनी में नए नए इक्विपमेंट लाते हो ना, IT वाईटी से रिलेटेड, कंप्यूटराइज सिस्टम से रिलेटेड, देख रहे हो, 1,20,000 ग्रांट रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट। अगर आप नए IT इक्विपमेंट्स ला रहे हो अपनी कंपनी के अंदर, तो उसके लिए आपको 1,20,000 दिए हैं। बाकी के 6 लाख किसके लिए दिए हैं, ताकि आप अब नए नए इक्विपमेंट्स लाओगे तो यार पुराने एम्प्लॉय को पता थोड़े कि कैसे कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए बाकी के 6 लाख क्योंकि 7,20,000 में से 1,20,000 वो है, तो बाकी के 6 लाख जो बचे वो किसके लिए दिए, ताकि जो एम्प्लॉयज़ को आप ट्रेनिंग वगैरह करा सकते हो, और वो भी किसके लिए, 2 साल के पीरियड के लिए। ये जो 6 लाख हैं आपको 2 साल के लिए दिए गए हैं ताकि आप ट्रेनिंग करा सको, ठीक है। ये ट्रेनिंग के हैं और ये आपके IT इक्विपमेंट के, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या हो रहा है, इसलिए मैं आराम से क्वेश्चन को जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 6 लाख 2 साल के लिए हैं, ठीक है। 2 साल के लिए आपको दिए हुए हैं कि एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग वगैरह कराओ, और इसका पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 2017। तो ये बात भी याद रखनी है, 1 अप्रैल X5 से 31 मार्च X7, ठीक है। तो आपको ईयर वीयर भी है जो पता होनी चाहिए, और हमारा ईयर एंड क्या था, हमारा ईयर एंड जो है वो 31 अक्टूबर है, ये बात याद रखो। और हमें बताने भी 31 अक्टूबर 20X5 का है, तो हम अभी यहाँ पे खड़े हैं 31 अक्टूबर X5 को। जो भी मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैंने यहाँ पे आके लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन अगर अच्छे से नहीं पढ़ा ना तो आंसर गलत हो सकता है। इसके बाद चलते हैं, तो ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 30 जून 20X5। तो हमें जो ग्रांट है वो मिली थी 30 जून X5 को, हमारे करंट ईयर में मिली थी मतलब। और अमेरिका कंपनी जो है वो फुली इंटेंड्स टू कंप्लाई विद द कंडीशन। तो जो भी ग्रांट की कंडीशन थी कि मतलब ये आपको इक्विपमेंट खरीदना है 1,20,000 का, और 6 लाख की जो ट्रेनिंग पे लगाना है, तो यहाँ पे लिखा है वो कंप्लाई करेंगी। उन्होंने नए IT इक्विपमेंट खरीद लिए। उन्होंने कहा था ना कि 1,20,000 किस लिए देंगे, जब तुम IT इक्विपमेंट खरीदोगे। तो IT इक्विपमेंट इन्होंने खरीद लिए और 1 अप्रैल को ही खरीदा, यानी कि हमारे करंट ईयर में ही खरीद लिए। तो मतलब ग्रांट की कंडीशन तो सेटिस्फाई कर दी 1,20,000 की, बढ़िया बात है। एंड कमेंस ट्रेनिंग विद द इमीडिएट इफेक्ट, और उन्होंने ट्रेनिंग भी स्टार्ट करवा दी इमीडिएट इफेक्ट के साथ। और अमेरिका कंपनी जो है वो डिडक्ट करती है ग्रांट रिलेटिंग टू एसेट फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट। तो आपने पढ़ा था ना 2 तरीके के होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो भी इनको ग्रांट मिलती है वो एसेट में से ही माइनस कर देते हैं। अगर आपको एसेट मान लो 4 लाख का है, जिसमें से आपको 2 लाख की ग्रांट मिली है, तो आप एसेट को ही रिकॉर्ड सीधा 2 लाख पे करते हो, ऐसा टाइप का एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब ये सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको सारी चीज़ें जो है वो आई होप क्लियर हो गई होंगी। अब बताना क्या है कि ये कौन सा अमाउंट जो है वो इंक्लूड होगा नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में ऑफ अमेरिका कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 अक्टूबर 20X5। ओके, तो अभी इस पेज पे आ गए हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में समझाया था वही सारी चीज़ें चल रही हैं। अब यहाँ पे बस एक और बात जो है वो अच्छे से समझने वाली है। उन्होंने जो क्वेश्चन के हिसाब से कहा है, मैं वो बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 7,20,000 की आपको टोटल ग्रांट मिली थी, जिसमें से 120 IT इक्विपमेंट खरीदने के लिए थी, बाकी 6 लाख ट्रेनिंग कॉस्ट की थी। उन्होंने कहा है क्वेश्चन में कि जो भी ग्रांट को यूज़ करते हैं वो एसेट में से माइनस कर देते हैं, कि आपको जो भी ग्रांट मिलती है एसेट के लिए वो एसेट में से माइनस करते हैं। अगर आप देखोगे तो इन्होंने क्वेश्चन में सीधा से लिखा है कि इन लोगों ने जो है वो परचेज कर लिया है नया IT का इक्विपमेंट, जो भी है 1 अप्रैल को ही, यानी कि हमारे करंट ईयर में, यानी कि 1 अप्रैल X5 को यहाँ पे इन्होंने IT इक्विपमेंट खरीद लिया। और 1,20,000 की ग्रांट मिलनी थी। मान लो आपका एसेट कितने का भी था, इन्होंने आपका एसेट की वैल्यू कोई बताई नहीं है, बस उन्होंने 1,20,000 की ग्रांट दी हुई थी। तो एक बात बताओ, एसेट मान लो आपने IT इक्विपमेंट आपके 6 लाख के भी पड़े, ठीक है, 6 एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। उसमें से आपको 1,20,000 की आपने ग्रांट माइनस कर दी होगी और बस आपके एसेट की वैल्यू आ गई। तो इसमें आपका कोई लाइबिलिटी का केस तो आया ही नहीं, बस एसेट में से हमने माइनस कर दिया। और आप देखोगे क्वेश्चन में तो आपको बताना है नॉन करंट लाइबिलिटीज़, तो इसमें एसेट का कोई केस नहीं है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि 120,000, तो यानी कि हमारे पास अब लाइबिलिटी के लिए तो कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि हम जो है वो एसेट में से ही माइनस कर देते हैं। तो 1,20,000 को तो हटा दो, अब 6 लाख का बचा, ठीक है। अब ट्रेनिंग कॉस्ट जो है वो टोटल उन्होंने हमें 2 साल के लिए दी थी, और स्टार्ट कब से हो रहा है, 1 अप्रैल X5 से, और 31 मार्च X7 को ख़त्म होगा, 2 साल के लिए। 2 साल का मतलब क्या होता है, 24 महीने, 24 मंथ्स, ठीक है। तो 24 मंथ स्टार्ट कब से हो रहे होंगे, 1 अप्रैल से लेके, बट हमारा ईयर एंड कब है, 31 अक्टूबर X5 को। तो अगर आप 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर का टाइम देखोगे, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, आपके पास टोटल 7 महीने हैं, 7 महीने हैं, ठीक है। तो 7 महीने देखो, टोटल आपको 24 महीनों के लिए ग्रांट मिली थी, जिसमें से करंट ईयर के लिए आपके पास कितने हैं, 7 महीने तो आपके करंट ईयर के हो गए, ठीक है। और हम लोग अब 31 अक्टूबर को यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, मान लो हम यहाँ पे खड़े हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि करंट लाइबिलिटी क्या होता है और नॉन करंट लाइबिलिटी क्या होता है। आप कहोगे भैया ये क्या बात कर रहे हो, हमें तो सबको पता है, ये बहुत आसान सी बात है, ये इसमें कुछ सोचने वाली भी बात है। करंट लाइबिलिटी होता है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर पे करना होता है, और नॉन करंट लाइबिलिटी होता है जो हमें मतलब 12 महीने के बाद पे करना होता है।
मैंने कहा बढ़िया बात है यार, आपको तो सब पता है। तो यहाँ पे देखोगे तो 31 अक्टूबर पे खड़े हो, ठीक है। तो यहाँ से 1 साल कब होगा, 31 अक्टूबर तक ही मान लो, ठीक है, 31 अक्टूबर ही मान लो, नवंबर छोड़ो यार, 1 नवंबर क्या, 31 अक्टूबर तक ही रख लो ना, ठीक है। तो 1 साल यहाँ पे हो गया आपका। तो जितना भी आपको 1 साल में पे करना होगा वो आपकी करंट लायबिलिटी, और इसके बाद से जो भी पेमेंट करनी होगी वो नॉन करंट लायबिलिटी, है ना। आपको भी सही बात है यार, 12 महीने के बाद पे करते हैं नॉन करंट, और जो 12 महीने से पहले पहले करनी होती है वो करंट लायबिलिटी, सही बात है। तो अगर आप देखोगे 1 अप्रैल को ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी रिसीव हुई ग्रांट की, और आपने ट्रेनिंग स्टार्ट भी करा दी, साथ साथ लिखा हुआ है विद इमीडिएट इफेक्ट आपने आईटी इक्विपमेंट भी लगा दिए, और आपने जो है वो ट्रेनिंग भी साथ ही साथ कमेंस करवा दी इमीडिएट इफेक्ट के साथ, यानी कि 1 अप्रैल को ही। अब देखो 7 महीने तो आपके करंट ईयर में लग गए, उसके बाद आप यहाँ ईयर एंड पे खड़े हुए, आपने कहा कि चलो अब मैं अपनी करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी को देख लेता हूँ। तो यहाँ से 1 साल तक, यानी कि 1 साल का मतलब क्या होता है, 12 महीने। तो यहाँ पे बीच में कितने महीने होंगे, 12 महीने। इस बात पे तो आप एग्री करोगे, 7 महीने अभी ट्रेनिंग से मिलने तक, हमारे रिपोर्टिंग पीरियड तक 31 अक्टूबर तक, तब हो गए। और बाकी अब जब मैं यहाँ रिपोर्टिंग डेट पे अपनी बैलेंस शीट पे अपनी लायबिलिटीज़ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं देखूंगा 1 साल तक मेरे को अगले आने वाले में क्या खत्म करना है, ताकि मैं करंट लायबिलिटी देख सकूँ, नॉन करंट। तो मैंने यहाँ से 31 अक्टूबर से 31 अक्टूबर X6 तक गया, देखा 12 महीने तक अगले क्या पेमेंट करनी है, ठीक है। तो 7 महीने और 12 महीने टोटल कितने महीने हो गए, 7 + 12 होता है 19, ठीक है। तो यानी कि 19 महीने जो टोटल हैं वो ग्रांट के मेरे पास अभी, या तो करंट पीरियड के या फिर करंट लायबिलिटी के अंदर जो है वो आने वाले हैं, ठीक है। बाकी के अब देखो मेरे को मिले कितने थी, 24 महीनों के लिए, जिसमें से 19 जो है वो यही 7 महीने तो भी हमारे करंट ईयर में लग रहे हैं, बाकी 12 महीने जो है वो करंट लायबिलिटी के होते हैं। तो बाकी जो हमारे पास बचे वो क्या होंगे, नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि आपके पास 5 महीने जो है वो बच रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी के लिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी मैं आराम आराम से धीरे धीरे सारी चीज़ों को, डॉट्स को कनेक्ट करते करते जो है वो आपको यहाँ तक पहुँचाया है, ठीक है। अब आपके पास 1,20,000 तो आपने सीधा सीधा क्या कर दिए थे, माइनस कर दिए थे, मतलब एसेट में से, तो उसका तो कोई लायबिलिटी था नहीं। अब देखोगे तो 24 महीने टोटल थे, जिसमें से 19 महीने तो देखो 12 महीने आपकी वो करंट लायबिलिटी के हो जाते हैं, और 7 महीने आपके करंट ईयर के ही हो गए, 19 महीने हो गए, ठीक है। तो बाकी के जो 5 महीने बचे वही होंगे आपके नॉन करंट लायबिलिटी के। और आपके पास टोटल ग्रांट कितनी थी, 6 लाख की। अब अगर आपको नॉन करंट लायबिलिटी का हिस्सा निकालना है तो देखो 5 आपके थे ना, आउट ऑफ 24, मतलब 24 महीने में से 5 महीने आपके नॉन करंट लायबिलिटी थी। अब नॉर्मल हम अपॉर्शनिंग कर रहे हैं, तो 6,600,000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 24, ये होता है 1,25,000, 1,25,000। तो ये जो है वो आपका हिस्सा आ जाएगा नॉन करंट लायबिलिटी का, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। देखो मैं आराम से टाइम लेके जो है आपको ईजी तरीके से जो है बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें जो हैं वो हो पा रही हैं, ठीक है। तो आई होप आप सब समझ रहे होगे। और बाकी ये जो 17 महीने की आपकी, यानी कि ये जो 19 महीने हैं ना टोटल आपके पास, तो 5 महीने की हमने नॉन करंट लायबिलिटी बना दी। और यही हमने से जो है वो पूछा गया था कि लाइक आप बता दो यार नॉन करंट लायबिलिटी आप कैसे बनाओगे, कितनी बनाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन सॉल्यूशन सब अच्छे समझ में आ गया, और आराम आराम से चलता है, कोई टाइम की दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझेंगे बाकी सब तो आ ही जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन 181 पे। ऑन 1 अक्टूबर 20X2 प्राइजवेल कंपनी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करी है कि इनको एक ब्रिज कंस्ट्रक्ट करना है, अच्छी बात है। टोटल कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो 50 मिलियन का है, और कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है वो कंप्लीट हो जाएगी 30 सितंबर X4 को, ठीक है। 1 अक्टूबर X2 को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और 30 सितंबर X4 तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि आपको 12 से 13 और 13 से 14 2 साल आपको जो है वो दिख रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट अ प्रॉफिट बनाएगा, ठीक है। कस्टमर ऑब्टेन कंट्रोल्स ऑफ द ब्रिज, जैसे ही आपका जो है वो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी वैसे ही जो है वो कस्टमर के पास कंट्रोल भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो रेवेन्यू के क्राइटेरियाज वगैरह बता रहे थे। तो कॉस्ट टू डेट आपको बताई गई हैं कि एलोकेशन ऑफ मैनेजमेंट टाइम टू ऑब्टेन कॉन्ट्रैक्ट, की मैनेजमेंट का कितना टाइम लगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट ले सके। अब आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन सी कॉस्ट को अपोर्शन करना चाहिए, कौन कौन सी कॉस्ट को मानना चाहिए, और कौन कौन सी कॉस्ट को नहीं मानना चाहिए, ठीक है। तो जो फालतू की भी कॉस्ट आपको दी रखी होती हैं वो आपको हटा देनी होती हैं, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ये देखोगे, अच्छा आपने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए ना यार आपकी कुछ मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहा था, ठीक है। तो मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट लिया, मीटिंग करी, जो भी करा, तो जो मैनेजमेंट का टाइम लग रहा था ना, उन्होंने 2 मिलियन मान लिया भैया कि हमने कॉन्ट्रैक्ट लिया, तो मैनेजमेंट का जो टाइम लगा है उसकी वैल्यू कितनी है, 2 मिलियन की। तो ऐसी चीज़ों को हम कभी भी अपनी रेवेन्यू की कॉस्ट के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये तो गलत ही बात हो गई। मटेरियल लेबर ओवरहेड, यस यार आपके मटेरियल लेबर ओवरहेड जो लग रहे हैं वो तो एकदम परफेक्ट बात है, तो ये तो आपके इंक्लूड करोगे ही आप कॉस्ट के अंदर। और डिप्रिसिएशन ऑफ स्पेशलिस्ट प्लांट एंड मशीनरी, जो भी आपकी स्पेशलिस्ट का मतलब होता है लाइक आप अगर कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, जो भी कर रहे हो, तो वो प्लांट एंड मशीनरी की वजह से ही बहुत ज़्यादा जो है वो काम आ रही है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो यस उसकी जो डिप्रिसिएशन है वो भी एक
कॉस्ट में इंक्लूड होगी आपकी, ठीक है। ये कॉस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू का चैप्टर है, रेवेन्यू कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए कितनी हो रही है, तभी जाके आप बता पाओगे। क्योंकि आपको क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द प्रॉफिट रिकॉग्नाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, आपको प्रॉफिट बताना है, तो प्रॉफिट का मतलब रेवेन्यू में से कॉस्ट में गया तो प्रॉफिट आता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड एट 31 मार्च X3, आपको देखो X3 को ही बताना है 31 मार्च को, तो तब तक वैल्यू कितना कंप्लीट हो चुका था 22 मिलियन का, ठीक है। एंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट इज 10 मिलियन, और अभी भी एस्टिमेटेड कॉस्ट टू कंप्लीट थी 10 मिलियन की, ओके। प्राइसवेल कंपनी जो है वो रिकॉग्नाइज करती है सेटिस्फैक्शन ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड टू डेट, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वो किस हिसाब से कंप्लीट करते हैं। जैसे ऊपर सर्वेयर वाला कर रहा था कि सर्वेयर बताएगा कितना कंप्लीट हुआ, उस हिसाब से करेंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि कितना वर्क हमने कंप्लीट किया हुआ है इस डेट तक, ठीक है, 31 मार्च X3 तक, और हमने 1 अक्टूबर को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लिया था, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम फिर उसी हिसाब से यार रेवेन्यू और कॉस्ट को पोर्शन करेंगे ना, ठीक है, समझ रहे हो। तो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यानी कि 50 मिलियन का ये जो है वो आपका सीधा सीधा रेवेन्यू है, बाकी आपको ये जो कॉस्ट के आइटम दिए हैं, तो चलो प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सबसे पहले वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड निकाल लेते हैं, क्योंकि इसी से मेरे को पता चलेगा कि मेरा वर्क कितना परसेंट जो है वो कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको टोटल रेवेन्यू दिया हुआ है और आपको टोटल कॉस्ट दी हुई है कि आपने इतना कंप्लीट कर दिया है। आई होप आपको पता होगा कि मतलब हम कैसे जो है एलोकेट करते हैं। तो अब हम जो है पहले सबसे पहले कंप्लीशन परसेंटेज निकाल रहे हैं कि मतलब कितना कंप्लीट हो चुका है। तो टोटल 50 मिलियन का जो था वो हमारा काम था, जिसमें से हम 22 मिलियन का काम कर चुके हैं, ठीक है। तो अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहो तो मल्टीप्लाई 100, तो 22 अपॉन में 50 मल्टीप्लाई बाय 100, ये तो 44%, ठीक है। तो अब ये 44% जो है वो कंप्लीट का परसेंटेज आ गया कि मैं कितना काम कर चुका हूँ, क्योंकि अब यार यहाँ पे कहा है ना मेरे को कि वैल्यू ऑफ वर्क कंप्लीटेड बाय डेट, इसके हिसाब से जो है वो आप रिकॉग्नाइज करते हो। तो रेवेन्यू को भी आपको इसी में पोर्शन करना है, कॉस्ट को भी इसी में पोर्शन करना है, ठीक है। तो 50 मिलियन का रेवेन्यू था, जिसमें से अभी तक हमने कंप्लीट करा है खाली 44% का, तो हम खाली रेवेन्यू भी जो है वो 44% ही कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा रेवेन्यू कितना हो जाएगा, रेवेन्यू है मेरा 50 मिलियन का, मैं 0 नहीं लगा रहा हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, तो इसका 44% कितना हो जाता है, 50 का 44% ये हो जाए 22, ठीक है। तो मेरा जो रेवेन्यू होने वाला है अपोर्शन करने के बाद वो होगा 22 मिलियन का, ठीक है। अब मुझे जो है वो बात करनी है कॉस्ट की कि मेरी कॉस्ट कितनी लगने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉस्ट की, यहाँ पे जो भी आपको दिया हुआ था वो काम, इसमें से कॉस्ट देखते हैं। एक तो आपका ये मटेरियल लेवल की 12 मिलियन की लग रही थी, और डेप्रिसिएशन जो मैंने आपको बताया था कि हाँ इसके साथ जो है वो आप कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते हो, तो यस इसको भी आपको इंक्लूड करना होता है। 12 + 3 कितना होता है 15, तो यानी कि इतनी जो है वो आपकी कॉस्ट लग रही है, ठीक है। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं आपको, ठीक है, आई होप आप क्लियर होगा। तो हम ये वाली कॉस्ट को जो है वो लेने वाले हैं, और ये वाली कॉस्ट नहीं लेना भाई, 22 मिलियन को मत उठा लेना, ये वाली कॉस्ट नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं बस जो परसेंटेज कंप्लीट देखते हैं कि हमारे कितनी कंप्लीट जो हो चुकी है, मतलब कितना हमें रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसके लिए था ये, ठीक है, 22 और 50 मिलियन। बाकी अगर हमें रेवेन्यू और कॉस्ट को माइनस करना है और प्रॉफिट तक पहुंचना है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आपको कॉस्ट दी हुई है इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। तो 22, अब देखो ये 15 मिलियंस की आपके पास कॉस्ट है, और इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपको 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक की दे रखी है, ठीक है। तो ये कितने हैं, 12 + 3 15 मिलियन, तो 22 मिलियन का रेवेन्यू, और कॉस्ट जो है वो आपकी है 15 मिलियन की। तो अगर आप इसको माइनस करोगे तो 7 मिलियन का आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और आपको प्रॉफिट ही बताना था 7 मिलियन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 ये वाला जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन 82 पे। 82 वाला क्वेश्चन कह रहा है भैया, द कंपनी रिकॉग्नाइजेज रेवेन्यू ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट इनकर टू द डेट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट। तो यानी कि टोटल कॉस्ट उसकी कितनी लगने वाली है, अपॉन में अभी तक उसने कितना कर लिया। मान लो मेरी टोटल कॉस्ट लगने वाली है 100 मिलियन की, जिसमें से मेरा अभी तक कंप्लीट खाली 40 मिलियन की कॉस्ट जो है वो मेरी लगी है, तो मेरा कितना परसेंटेज कंप्लीट हुआ, 40%, ठीक है। तो ऐसे जो है वो आप रिकॉग्नाइज करते हो। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप रिकॉग्नाइज कैसे कर रहे हो अपना रेवेन्यू, ठीक है। तो द क्लाइंट गेन्स द यूज़ ऑफ द एसिड ड्यूरिंग इट्स कंस्ट्रक्शन, तो जब भी कंस्ट्रक्शन होगा वैसे ही क्लाइंट को जो है वो कंट्रोल मिल जाएगा, अच्छी बात है, वही IFRS 15 के क्राइटेरिया वगैरह। फॉलोइंग डिटेल्स अप्लाई टू अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस आर सेटिस्फाइड ओवर टाइम एट 31 दिसंबर X5। आपको बताना क्या है, वट अमाउंट शुड बी रिकॉग्नाइज एज अ कॉन्ट्रैक्ट एसिड। कॉन्ट्रैक्ट एसिड के लिए मैंने आपको बताया था कि हमें क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है। तो अब इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एज एट 31 दिसंबर X5, यहाँ पे X5 है और यहाँ पे भी X5 है, ठीक है। तो X5 के लिए हम काम कर रहे हैं। टोटल कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू, कॉस्ट अभी तक आपकी कितनी लग गई है, देखो कॉस्ट का अभी तक कितनी लग गई है और कितनी लगने वाली है, और हम यही वाले हिस्से से तो कर रहे थे कि कॉस्ट इनकर टू डेट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट,
ठीक है? तो टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी लग जाएगी? खुद सोचो यार, हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगने वाली है? एक तो अभी तक देखो, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा-सा टाइम ऐसे बना के दिखाऊँ, मान लो हमारी ये पूरी कॉस्ट लगनी थी, ठीक है? ये पूरी कॉस्ट हमारी एक लाइन है, इस इतने पूरा मेरा पैसा लगना था, जिसमें से मेरा इतना पैसा जो है वो लग गया, ठीक है? इतना मेरा पैसा लग गया और इतना मेरा और लगेगा, तो प मेरे को पता चल जाएगा ना कि मेरी पूरी कॉस्ट कितनी है। वही सेम चीज़ यही है, मेरी अभी तक कॉस्ट कितनी लग गई? इतनी, और मेरी इतनी कॉस्ट और लग जाएगी, तो मेरा टोटल पैसा कितना लगने वाला होगा? 48 + 48 यानी कि 96,000, ठीक है? तो मेरे को कॉस्ट यहीं से पता चल गई, यानी कि मैं इससे वो कंप्लीशन का परसेंटेज निकाल सकता हूँ, ठीक है? कंप्लीशन का परसेंटेज कैसे निकाल रहे थे हम लोग कि टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट कितनी थी? टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट है मेरी 96,000 यानी कि 48 + 48। तो टोटल कॉस्ट तो मेरी 96 लग रही है ना, जिसमें से मैंने कितना काम कर दिया? कॉस्ट इनकर्ड टू डेट, अभी तक मेरी कितनी कॉस्ट लग चुकी है? कॉस्ट टू डेट 48,000 की, ठीक है? तो मेरा कंप्लीशन का परसेंटेज आ जाएगा 48,000 अपॉन में 96,000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये सीधा सीधा 50% जो है वो बन रहा है, ठीक है? ये मैंने निकाल लिया। इससे यार बहुत काम वाली बात है, क्योंकि रेवेन्यू को मेरे को अपोर्शन करना पड़ेगा, तो मैं सीधा सीधा इससे कर दूंगा, ठीक है? और आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट निकालना है, तो मैंने आपको क्या बताया था? जब भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी निकालना, वैसे आपको कॉन्ट्रैक्ट एसेट ही आएगा, प्लस में आंसर आने वाला है, कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिखा है क्योंकि यहाँ पे। तो रेवेन्यू आपके पास है, टोटल आपको दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट का रेवेन्यू 1,20,000 का, 1,20,000। आप इसको 50% से कर दोगे तो 1,20,000 का 50% होता है 60,000, ठीक है? तो ये आपका रेवेन्यू आ गया। अब आप इसमें से जो है वो अमाउंट इनवॉइस टू डेट, अभी तक आपने कितना इनवॉइस करा है, रिसीव करा है, पे करा है, ये सब चीज़ें कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपको ऊपर भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट एसेट या लायबिलिटी निकालने के लिए इनवॉइस कितना करा है वो पता होना चाहिए। तो आपने अमाउंट इनवॉइस यहाँ पे दिया हुआ है, अमाउंट रिसीव का छोड़ो, आपने कितना रिसीव कर लिया है ऐसी तैसी करा है, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने कितना इनवॉइस कर दिया, कितना इशू कर दिया, कितना करा? 50,400। तो आप इसको माइनस करोगे, 50,400, ठीक है? तो 60,000 में से 50,400, 60,000 में से 5,400 गया, तो 9,600 आपका बचता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऊपर जैसा क्वेश्चन ही था, बस इसमें थोड़ा सा कॉस्ट का आपको देखना था कि मतलब कंप्लीशन परसेंटेज कैसे निकालना है, बाकी तो यार आसान ही था, ठीक है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं 83, ब्रूम कंपनी, ठीक है? Broom Company received a government grant of 1.5 million on 1 July 2025, allowing it to purchase machinery which also cost 1। अच्छा, तो उनको 1.5 मिलियन की ग्रांट मिली और उसी उतना ही जो है वो उन्होंने मशीनरी भी परचेज करनी थी, ठीक है? मशीनरी जो है वो डिप्रिशिएट होती है स्ट्रेट लाइन बेसिस पे ओवर इट्स 10 ईयर यूजफुल लाइफ, ठीक है? तो मशीनरी जो है वो 10 साल के बेसिस पे जो है वो डिप्रिशिएट हो रही है स्ट्रेट लाइन मेथड पे ही। और ब्रूम कंपनी हैज़ इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑन द एसेट, तो ऐसी जैसे मतलब उन्होंने एसेट खरीद लिया, तो अकाउंटेंट ने जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट, फुल अमाउंट ऑफ द ग्रांट रिसीव्ड एज अदर इनकम। अरे भाई साहब, मतलब अभी उसको 1.5 मिलियन की ग्रांट मिली और उसने 1.5 मिलियन का एसेट खरीद लिया, तो उसने अभी के अभी पूरी अदर इनकम में डाल दी ग्रांट। अरे दिक्कत कर दी। तो कंपनी की जो पॉलिसी है इज टू अकाउंट फॉर ऑल ग्रांट्स रिसीव्ड एज डिफर्ड इनकम, तो मतलब दो होती है ना कि या तो डिफर्ड इनकम में कर दो या तो आप एसेट में से माइनस कर दो। तो कंपनी क्या करती है, वो डिफर्ड इनकम में करती है, एसेट में से माइनस नहीं करती। अब आपको बताना क्या है कि आपको क्या एडजस्टमेंट चाहिए होगी ताकि आप करेक्टली अकाउंट कर सको। तो पहले तो मुझे इसकी यार भाई साहब की गलती जो है वो ठीक करनी पड़ेगी, और फिर मेरे को बताना है कि क्या डेबिट होगा और क्या क्रेडिट होगा। ये आपके पास सामने ऑप्शन दिए हुए हैं और ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, तो अब होना क्या चाहिए, और मतलब रेक्टिफिकेशन बेसिकली हमने करनी है ना कि उसने क्या करा, होना क्या चाहिए था और कैसे उसको ठीक करे। तो बेसिकली उसने करा क्या यार भाई साहब ने, यार देखो उसको जैसे ही ग्रांट मिली तो उसने क्या किया होगा, बैंक को डेबिट कर दिया होगा क्योंकि पैसे मिल रहे हैं, और ग्रांट को जो है मतलब पीएनएल को क्रेडिट कर दिया होगा बेसिकली, क्योंकि उसने दिखा दिया होगा सीधा सीधा इनकम बढ़ गई। देख रहे हो, सीधा सीधा आपको बताया गया है कि एज अदर इनकम उसने रिकॉर्ड कर दिया, यानी कि प्रॉफिट लॉस में सीधा दिखा दिया भैया आ गई 1.5 लाख की इनकम, 1.5 मिलियन की इनकम, तो बैंक को डेबिट कर दिया होगा। और आपका जो अदर इनकम है, जैसे कि आपको यहाँ पे बताया कि उसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है? अदर इनकम यानी कि आपका पीएनएल वाला चाहिए चीज़ है, तो 1.5 बिलियन को उसने क्रेडिट कर दिया होगा। अब होना क्या चाहिए बेसिकली, जिस हिसाब से कंपनी की पॉलिसी है कि वो डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉर्ड करते हैं, तो जो इस साल का होगा उसको तो मतलब बढ़िया है कि अपना इनकम में डाल दो, अदर इनकम वगैरह में। बाकी को जो है वो अब डेफर्ड दिखा दो। डेफर का मतलब आपको आने वाले टाइम में मिलने वाली है, अभी नहीं मिलेगी, ठीक है? तो 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन। देखो हाँ, एक बात बढ़िया बात है कि मान लो आपके पास ये पूरा साल है, ठीक है? तो आपके पास जो करंट ईयर की है, मान लो इतनी आपके पास करंट ईयर की है, ठीक है? तो इसको तो आप अदर इनकम में रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन जो बाकी सालों की इनकम है उसको आपको डेफर्ड इनकम में डालना पड़ेगा, ठीक है?
तो अब हमें जो है वो चीज़ों को थोड़ा समझना पड़ेगा कि हो क्या रहा है। अब सबसे पहले ईयर पे चलते हैं कि हमें कब का अमाउंट दिया और हमें किसका निकालना है। अभी आप खड़े हो 1 जुलाई X5 पे और आपको बताना है 31 दिसंबर का। तो अगर आप बीच में टाइम देखो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 महीने जो हैं वो बीच में होते हैं, ठीक है। तो आपको 6 महीने के हिसाब से अपोर्शन करना पड़ेगा। अब 10 ईयर की यूज़फुल लाइफ भी है मशीनरी की, तो आपको 10 साल के हिसाब से भी अपोर्शन करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं है कि आप सारी चीज़ों को लेके ऐसे ही चल जाओ। तो आप अभी तक इस साल के लिए कितना अमाउंट रिकॉग्नाइज कर सकते हो। अगर मैं वही वापस से टाइमलाइन बनाना चाहूँ, तो मान के चलो हमारा जो ईयर एंड है वो 31 दिसंबर को है, तो स्टार्ट हो रहा होगा 1 जनवरी को। और क्या साल था? X5, ठीक है, X5। लेकिन हमें जो ग्रांट मिली है वो 1 जुलाई को मिली है, ठीक है, 1 जुलाई X5 को। तो यानी कि हम जो है वो रेवेन्यू यानी कि जो भी हम इनकम, अदर इनकम में कितना डाल सकते हैं, खाली इतना हिस्सा 1 जुलाई से 31 दिसंबर का, ठीक है। 1 जुलाई से 31 दिसंबर का जो है हम खाली हिस्सा डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको मिल गई थी कितनी? 1.5 मिलियन की। अब कितना जो है वो हमारे करंट ईयर के लिए हिसाब से हो रहा है, देखो 1.5 मिलियन, यानी कि 1.5 मिलियन, इसका ये 6 महीने। और आपको इसको किस हिसाब से बांटना पड़ेगा? 10 साल के हिसाब से, ठीक है। तो 10 साल के हिसाब से बांटोगे तो इसका 6/12 करोगे और डिवाइड कर दो टोटल को 10 से, ठीक है। या तो आप 1/10 भी कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका पहला ही साल है, ठीक है। तो आप जिस हिसाब से भी करना चाहो कर सकते हो, क्योंकि आपको इतना ही तो रिकॉग्नाइज करोगे। 1.5 मिलियन तो पूरे 10 साल का है ना, आपको इस पहले साल के लिए जो है वो देखना है, इसलिए, ठीक है। तो 1/10 कर दो या फिर अपॉन में 10 कर दो, एक ही बात है। तो 1.5 मिलियन का 6/12, तो ये सीधा सीधा 7.5 लाख हो जाएगा। 7.5 लाख, 7,50,000 अपॉन में 10, ये होगा 75,000, ठीक है। यानी कि आप करंट ईयर में कितनी इनकम रिकॉर्ड कर सकते हो? खाली 75,000 की। ओके भाई साहब, तो आप इतनी की इनकम जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन आपने कितने की कर दी? आपने कर दी भैया इतने की, 1.5 मिलियन की। तो आपने एंट्री क्या करी होगी यार? वही बैंक को डेबिट करा होगा, बैंक को डेबिट, और अदर इनकम को 1.5 मिलियन से, ठीक है। तो 1.5 मिलियन से आपने कर दिया होगा। लेकिन आपको खाली अदर इनकम को किससे करना था? आपको करना क्या था? खाली अदर इनकम को जो है वो खाली 75,000 से जो है वो करना था, ठीक है। तो आपने अदर इनकम को कितने से बढ़ा के दिखा दिया? अगर मैं आपको दोनों का वो बता के दिखाऊँ डिफरेंस, 1.5 मिलियन और 75,000 का, तो 1.5 मिलियन और 75,000, ये होता है 14,25,000, ठीक है। तो इतने का जो है वो आपने ज़्यादा इस अमाउंट से जो है वो अपने अदर इनकम को बढ़ा के दिखाया। देखो, अदर इनकम को आपने खाली दिखाना था 75,000 का, यानी कि अदर इनकम खाली 75,000 की होनी चाहिए थी, ठीक है। और बाकी की जो है वो सारी आपकी डिफर्ड इनकम होनी चाहिए थी, यानी कि ये अमाउंट की आपकी डिफर्ड इनकम होनी चाहिए थी। लेकिन आपने सीधा सीधा दोनों को प्लस करके, यानी 1.5 मिलियन की जो है वो सीधा सीधा अदर इनकम दिखा दी। तो अब इसको सही करना पड़ेगा। अदर इनकम को जो है वो आपने देखो क्रेडिट कर रखा है, यानी कि बढ़ा के दिखाया हुआ है। अगर आपको क्रेडिट को कम करना है तो क्या करते हो? डेबिट। तो अब मेरे को अदर इनकम को डेबिट करना पड़ेगा। लेकिन कितने अमाउंट से करूँगा अदर इनकम को? क्योंकि टोटल जो था वो मेरे पास 1.5 मिलियन का था, लेकिन 1.5 मिलियन में से 75,000 तो मैंने सही रिकॉर्ड करा था। 75,000 के तो पीएनएल में जाना ही था। कितना नहीं जाना था? 1425, इतना अमाउंट, ठीक है। तो अदर इनकम को मैं डेबिट करूँगा 1425,000 से, ठीक है। अब मेरे को क्रेडिट क्या करना है? मैंने आपको बताया, जो बाकी इनकम है वो किस में जाती है? डेफर्ड इनकम में। जो हमारी अभी की इनकम नहीं है, तो बाकी की इनकम कितनी होगी? डेफर्ड इनकम, डीआई, इसको क्रेडिट कर देंगे, ये सेम अमाउंट 1425,000, क्योंकि डेफर्ड इनकम का होता है आने वाले टाइम में मिलनी है, इस टाइम पे नहीं मिलनी, ठीक है, अगले सालों के लिए मिलनी है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ग्रांट को जो है वो 10 साल के हिसाब से यहाँ पे भी बांटा था, क्योंकि ग्रांट मेरे को 10 साल के लिए मिली है, ठीक है। क्योंकि मशीनरी की 10 साल की लाइफ है, तो ग्रांट को भी 10 साल के लिए पोर्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इसलिए इसको 10 से डिवाइड भी किया था, क्योंकि 10 साल के लिए, तो पहले साल में कितना लगना है वो, तो एक साल में आप खाली यही चीज़ें कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपको समझ में आ जाए। हल्का फुल्का यार, मैं कहूँगा थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है। एक बारी वापस से रिवाइंड वगैरह करके अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं यार, फिर हम क्वेश्चन नंबर 84 के ऊपर, कि 84 में क्या कह रहा है? बैटी कंपनी, ये अगेन एक गवर्नमेंट ग्रांट का क्वेश्चन है। बैटी कंपनी हैज़ रिसीव्ड अ गवर्नमेंट ग्रांट ऑफ 400,000, ठीक है। तो उनको 400,000 की एक ग्रांट रिसीव हुई है 1 जनवरी 2025 को, ताकि वो कवर कर सके 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ अ न्यू आइटम ऑफ मशीनरी। तो इसका मतलब क्या हुआ? मान के चलो आपकी मशीनरी की वैल्यू मान लो 100 है, सिर्फ नॉर्मल से एग्जांपल ले रहे हैं, 100 आपकी वैल्यू है मशीनरी की, तो इसका 50% जो है आपको ग्रांट दे दी, यानी कि 100 का 50% कितना होता है? 50। तो आपको 50% जो है वो ग्रांट दे दी। तो अब यहाँ पे आपको ग्रांट दिया है 400,000 की, ठीक है। आपको जो है वो ग्रांट दिया है 400 की, तो इसका मतलब आपकी मशीनरी कितने की होगी?
800 की, तभी तो इसका 50% दिया है ना यार। नॉर्मल नॉर्मल सी मैथ, ठीक है, आराम से चलेंगे, कोई घबराने की बात ही नहीं है। अगर 100 की मशीनरी होती तो आपको उसका 50% दिया है 50, ठीक है। अब आपको ग्रांट का अमाउंट दे दिया कि 400 जो है वो आपकी ग्रांट दी है, तो मतलब मशीनरी कितने की होगी, 800 की, ठीक है। तो 800 की मशीनरी होगी बेसिकली। अब देखते हैं करना क्या है वैसे फिलहाल। द ग्रांट वॉज करेक्टली रिकॉर्डेड एट द डेट, तो मतलब जो भी आपकी ग्रांट है उसको सही से रिकॉर्ड कर दिया गया है, नाइस। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड ओवर इट यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स, ठीक है। और रेजिडुअल वैल्यू जो है वो भी आपको दी हुई है, तो यानी कि शायद इस पर डेप्रिशिएशन निकलवाएगा, क्योंकि आपको डेप्रिशिएशन वगैरह और रेजिडुअल वैल्यू भी दी हुआ है। वो जो है वो सारे मीट कर लेगी यार परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ग्रांट की, तो अच्छी बात है। तो मतलब ग्रांट वगैरह रिकॉर्ड वगैरह तो करनी पड़ेगी। यूजिंग द ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शंस बिलो, सेलेक्ट द डबल एंट्रीज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड द सब्सिक्वेंट ट्रीटमेंट ऑफ द ग्रांट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बैटी कंपनी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2025, और डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर इन रिलेशन, मतलब डेप्रिसिएशन बतानी है और ग्रांट के लिए बताना है, द ऑप्शन में भी यूज, ठीक है। तो आपको मतलब बेसिकली डेप्रिसिएशन और ग्रांट का जो है भी सारी चीज़ें बतानी है, तो इसको सॉल्व करते हैं यार। देखो आप लोगों को ग्रांट की इनकम, जीआई में बोल देता हूँ, ग्रांट की इनकम आपको दी हुई है 400,000, ठीक है। आपको पता है ग्रांट उसी हिसाब से बढ़ती है जिस हिसाब से आपने लिया। जैसे अब आपने जो है वो मशीनरी ली थी जिसकी यूज़फुल लाइफ थी 5 ईयर, तो आपको ग्रांट भी 5-5 सालों में जो है वो करनी पड़ेगी। तो इस साल की मैंने टोटल 5 अपॉन कर देता है, जैसे ऊपर हमने अपॉन 10 किया था, वैसे अपॉन में 5 करके 1 साल की आपकी ग्रांट की इनकम आ जाएगी 80,000। तो इतनी जो है वो आपकी हर साल की, ठीक है। आपने मतलब ग्रांट की सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर ली और अच्छे से रिकॉर्ड कर दी, तो ग्रांट की क्या कर लोगे, डेफर्ड इनकम को आप डेबिट कर दोगे, ठीक है। टू आपकी जो भी अदर इनकम जैसे क्रेडिट कर रहे थे हम लोग, पीएनएल कर दो, अदर इनकम कर दो, ठीक है। तो आपकी अदर इनकम जो है वो क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी आपको यस अदर इनकम ही दिया हुआ है, तो आपको ये बताना पड़ेगा। तो डेफर्ड इनकम आपकी डेबिट हो जाएगी 80,000 से, और जो अदर इनकम है वो भी क्रेडिट हो जाएगी 80,000 से, ठीक है। ये नॉर्मल एंट्री हो गई। हमने पिछली बार इसकी उल्टी एंट्री बनाई थी क्योंकि हमने ज़्यादा अमाउंट से कर दिया था, ठीक है। तो 80-80 हज़ार से दोनों जो है वो मतलब डेफर्ड इनकम डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट हो जाएगी। तो यानी कि डेफर्ड इनकम डेबिट 80,000 और आपका क्रेडिट क्या हो रहा था, अदर इनकम 80,000। अब डेप्रिसिएशन निकालनी है। यस, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको पता होगा डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट माइनस जो भी उसकी स्क्रैप वैल्यू होती है अपॉन में उसकी जो भी लाइफ होती है, ठीक है। इससे जो है हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं। आपको कॉस्ट पता है, अरे भैया आपको कॉस्ट तो पता ही नहीं, लेकिन एक बात पता थी कि आपको ग्रांट रिसीव हुई है 50% की, यानी कि अगर आपको 4 लाख की ग्रांट मिली है तो 8 लाख की डेप्रिसिएशन होगी, ओ कॉस्ट होगी, क्योंकि कि वो 50% पे मिला है ना यार। तो इसका मतलब ये जो 4 लाख है वो खुद ही 50% दिखा रहा है, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि आपकी कॉस्ट जो है वो 8 लाख होगी, वरना आप देखो इससे भी कर सकते हो। आपको 4 लाख की ग्रांट मिली है, ठीक है। ये जो है वो 50% होगा, क्योंकि आपको क्या बताया 50% की ग्रांट मिली है, तो 50% होगा, तो आपको 100% बताना है कितना होगा। तो वो कितना निकालेंगे, 100/50 कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा वही सेम 8 लाख, ठीक है। आप ऐसे करना चाहो या फिर आप थोड़ा खुद भी सोच के करना चाहो कि 50% की ग्रांट है तो 8 लाख की कॉस्ट होगी, तभी तो 4 लाख की ग्रांट मिली है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर। आई होप आपको कॉस्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मशीनरी की जो कॉस्ट है वो होने वाली है 8 लाख, 8 लाख, ठीक है। और आपको स्क्रैप वैल्यू भी इसमें दी हुई थी 25,000 की, स्क्रैप वैल्यू 25,000 की, और आपको लाइफ दी हुई थी कितनी, 5 साल है ना, 5 साल। तो बस आपको सब चीज़ें तो पता ही हैं यार, डेप्रिसिएशन निकाल दो। 800,000 इसमें से माइनस करेंगे 25,000 अपॉन कर देंगे 5, तो 800,000 माइनस 25,000 डिवाइडेड बाय 5, ये होता है 155,000, ठीक है, 155,000। अब डेप्रिसिएशन की क्या रिकॉर्ड करते हुए यार, अब डेप्रिसिएशन आपका एक टाइप का एक्सपेंस मान के डेबिट कर दोगे, और साथ में जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है वो क्रेडिट हो जाती है, ठीक है। तो 155 तो यहीं पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, दोनों 155 और 155, ठीक है जी। आई होप आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो रही होंगी और अभी तक ऐसा कोई डाउट नहीं आ रहा होगा। देखो कहीं पे भी दिक्कत आती है आप एक बार रिवाइंड करके देखो यार, कि ये तो फ़ायदा है यार ऑनलाइन का कि सब चीज़ें बार बार रिवाइंड करके बार बार सुन सकते हो। स्टिल कोई डाउट आता है यार, आप कमेंट सेक्शन ओपन रहेगा, तो आप कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि सबका रिप्लाई कर दूँ। इसके बाद क्वेश्चन 85 पे चलते हैं। ऑन 25 जून 20X9 कैम्ब्रिज कंपनी जो है वो रिसीव करा है ऑर्डर फ्रॉम अ न्यू कस्टमर, ठीक है। तो फाइनली IFRS 15 के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, दोनों मिक्स ही हैं वैसे तो। ये सर्कस कंपनी से जो है उन्होंने जो है वो एक ऑर्डर रिसीव करा है फॉर प्रोडक्ट विद द सेल्स वैल्यू ऑफ 900,000, ठीक है। सर्कस कंपनी जो है वो इनक्लोज डिपॉजिट विद द ऑर्डर ऑफ 90,000, तो उन्होंने पहले ही जो है वो $90,000 जो है वो दे दिए हैं, ओके। तो आपने 900,000 का कोई ऑर्डर रिसीव करा जिसमें से 90,000 मतलब मान लो उन्होंने एडवांस टाइप का आपको दे दिया। 30 जून
को कैम्ब्रिज कंपनी ने जो है वो हैड नॉट कंप्लीटेड क्रेडिट चेक्स ऑन सर्कस कंपनी एंड हैड नॉट डिस्पैच एनी गुड्स। तो 25 जून को उनको ऑर्डर रिसीव हुआ और 30 जून की बात है, मतलब 5 दिनों के बाद जो है वो उन्होंने उनका क्रेडिट चेक नहीं किया था। इसका मतलब देखा नहीं था कि यार कि इनको अगर हम 9 लाख के गुड्स बेचें, मतलब जो भी इनका ऑर्डर वॉर्डर है काम कर दें, क्या बंदे सही हैं नहीं हैं, मतलब पैसे दे भी पाएंगे हमारे या फिर नहीं। तो ऐसा कोई क्रेडिट चेक वगैरह हमने नहीं किया था और ना ही अभी तक हमने कोई गुड्स को डिस्पैच करा है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IFRS 15, हाउ शुड कैम्ब्रिज कंपनी रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून X9। आपको आंसर जो है वो बताना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, आपको बताना है रेवेन्यू कितना होगा, करंट लायबिलिटी कितनी होगी और आपके रिसीवेबल्स कितने होने वाले हैं। मैं सीधी सीधी एक बात बता दूं यार, देखो आप लोगों ने ना तो कोई गुड्स डिस्पैच करे हैं, आपकी तरफ से कोई गुड्स नहीं गए हैं और ना ही अभी कोई कंट्रोल ट्रांसफ़र हुए। देखो अभी तक हमने सारे क्वेश्चन जो भी रेवेन्यू के करे हैं उसमें कह रहे थे कि यार हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो दूसरे बंदे को कंट्रोल मिल जा रहा है, बाकी ये सारी चीज़ें कि उस पर कंट्रोल जो है वो जा रहा है, ठीक है। अब एक आप खुद सी बात सोच के ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। अभी तक कंट्रोल पास नहीं हुआ है, ठीक है। ना ही आपने कोई शिपमेंट वगैरह करे, ना चेक करा है, ना आपने उसने क्रेडिट चेक करा है कि बंदा कैसा है, सही है नहीं है, अभी अब तो कुछ देखा ही नहीं यार, ठीक है। तो ना आपने गुड्स डिस्पैच करे, तो अभी तक आपने कोई सेल वेल का कोई सोचा ही नहीं है और उस बंदे ने पहले से ही आपको 90,000 दे के रख दिया है, ठीक है जी। आपने तो अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, बस एक बंदा, देखो मान लो आपकी कंपनी है, ये आपकी कंपनी है, ये दूसरा बंदा आया आपको ऑर्डर दे गया 9 लाख का, ठीक है। 9 लाख का कोई सेल्स ऑर्डर दे दिया तो आपको सेल्स करनी है इसको, और 9 लाख में से 90,000 यानी कि उसका 10% जो है वो आपको सीधा सीधा डिपॉजिट एडवांस में ही दे गया कि भैया ले 90,000 रख ले, बाकी के डिस्पैच विस्पैच जो मतलब जब भी देना होगा, ठीक है। 90,000 आपको दे गया। अब देखो ये 90,000 तो आपको दे के चला गया, ये तो आपके लिए यार एक क्या टाइप से क्या हो गई, करंट लायबिलिटी। क्यों? क्योंकि आपको ये तो यार देना पड़ेगा उसको, क्योंकि वो पहले से आपको एडवांस में दे के चला गया, तो आपकी ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आपको उसको आने वाले टाइम में इसका ये पैसा तो लौटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन मेरे को ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं अपनी सेल्स को रिकॉर्ड करूँ या फिर रिसीवेबल्स रिकॉर्ड करूँ। क्यों? क्योंकि अभी तक ना मैंने कोई कंट्रोल पास किया है, ना ही मैंने उसको अभी तक गुड डिस्पैच करे, ना ही मैंने उसका क्रेडिट चेक करा है। तो मैं कैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लूँ, ठीक है। तो इसका मतलब रेवेन्यू मेरा निल होगा, रेवेन्यू भी निल होगा और आपका रिसीवेबल भी निल होगा। एक करंट लायबिलिटी है जो कि वो भाई साहब एडवांस में दिए गए थे, ज़्यादा पैसा होगा नहीं पता नहीं, तो 90,000 का आप करंट लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लोगे, ठीक है जी। आई होप आपको क्वेश्चन काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा, थ्योरी क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। 86 रेप्रो कंपनी, रेप्रो कंपनी अ कंपनी विच सेल्स फोटो कॉपिंग इक्विपमेंट, तो एक फ़ोटो कॉपिंग इक्विपमेंट जो है वो सेल करती है। उन्होंने एक ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करी है फॉर द ईयर एंड 30 सितंबर X4। इट हैज़ इंक्लूडेड द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द रेवेन्यू, तो उन्होंने ये फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस अपने रेवेन्यू में जो है वो रिकॉर्ड कर लिए हैं। आपको बताना है क्या है, विच ऑफ दिस हैज़ बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन रेवेन्यू अकॉर्डिंग टू IFRS 15, मतलब कौन सा उन्होंने सही रिकॉर्ड करा है, कौन सा जो है वो उन्होंने गलत रिकॉर्ड करा है, ये बताना है आपको। पहला ऑप्शन, एजेंसी सेल्स ऑफ 250,000 उनमें रेप्रो कंपनी इज इंटाइटल टू अ कमीशन। अरे गलत है भाई, देखो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली मान लो आप एक ऐसा एजेंट काम कर रहे हो, तो अब दो चीज़ होती है ना, एक प्रिंसिपल होता है और एक एजेंट होता है। एजेंट मतलब जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे काम कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने आपके काम किसका है, फोटो कॉपिंग इक्विपमेंट जो है वो आप सेल करते हो, ठीक है। तो आपने कुछ सेल वगैरह हुई होगी, आपने नहीं करी, आपके प्रिंसिपल ने करी होगी, तो 2.5 लाख की उसकी सेल हुई है जिसमें से आपको कुछ कमीशन मिलेगी। जैसे कमीशन बोलते हैं ना यार, रियल एस्टेट में सुना होगा कि मेरा घर बिकवा दो, आपको 1-2% की कमीशन दे दूंगा, अभी इतना क्या दे दूंगा, ये कमीशन दे दूंगा, ये रेंट पे चढ़वा दो, आपको थोड़ी बहुत कमीशन दे दूंगा। तो जो कमीशन होगी, कमीशन आप उसको अपने सेल्स की तरह से रिकॉर्ड कर सकते हो। लेकिन एक बात बताओ यार, एक कमरा रेंट पे आप चढ़वा रहे हो, ठीक है। आपके पास कोई बंदा आया और आपका ये काम है कि आप जो है वो कमरे वमरे चढ़वा देते हो, तो 10,000 का कमरा चढ़ रहा है, ठीक है। और 10,000 में से वो कहेगा यार 500,000 रुपये जो है वो आप ले लेना, 500,000 2,000 ले लेना, और कितने लोगे, ठीक है, कमीशन वमीशन ले लो, ठीक है। तो कमीशन वगैरह जो है वो कमीशन के लिए इंटाइटल हो गया, तो आप IFRS 15 रेवेन्यू के हिसाब से देखो, अगर वो भी आपका काम हो, तो आप वैसे भी फोटो कॉपिंग इक्विपमेंट सेल कर रहे हो, तो आपका ये भी काम है नहीं वैसे, ठीक है। तो आप इसको क्या ही रेवेन्यू में रिकॉर्ड करोगे। और एजेंट ने ये, अब मान लो 2.5 लाख की सेल की जगह हम ये 10,000 का रेंट ही दे रहे हैं, फिर भी तो वो जिसने सेल करी है ना उसके लिए रेवेन्यू होगा, जो प्रिंसिपल होगा, ठीक है, उसके लिए सेल वगैरह होने वाली है, हमारे लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपके लिए नहीं होने वाला। इसके बाद अगर आगे चलें, आपके पास दूसरा कह रहा है सेल प्रोसीड्स ऑफ 20,000 फॉर मोटर व्हीकल्स विच वर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय रेप्रो। एक बात बताऊँ, फोटो कॉपिंग इक्विपमेंट का काम है हमारा,
फ़ोटोकॉपी वगैरह जो भी आपकी इंक विंक जो भी पेपर वेपर ये सारी चीज़ें चलती हैं, हम ये सब कर दोगे, प्रिंटिंग मशीन ये सब चीज़ें। बट एक बात बताओ, आप मोटर व्हीकल को बेच रहे हो, इसमें आप काम ही नहीं करते, तो बेसिक बात है आपका मोटर व्हीकल्स पे काम ही नहीं है, तो इसका मतलब मोटर व्हीकल आपका नॉन करंट एसेट हुआ। और नॉन करंट एसेट को बेचने पे आपको कुछ गेन और लॉस होता है, आप उसको रेवेन्यू की तरह तो बुक नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। Sales of 150,000 on 30 September X4. Okay. The amount invoiced to and received from the customer was 180,000. तो आपने 30 सितंबर को सेल करी 1.5 लाख की, और आपको जो अमाउंट इन्वॉइस हुआ और रिसीव हुआ वो था 180,000 का, जिसमें से 30,000 जो थी वो ऑनगोइंग सर्विसिंग वर्क की थी बाय डन रेप्रो ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो हो क्या रहा है यार यहाँ पे, वापस से समझने के लिए देखते हैं। आपको करंट ईयर एंड पे 1,80,000 रुपये कस्टमर से मिल गए, जिसमें से 1.5 लाख की तो जो आपने जनवन अपना जो भी सेल वगैरह करते हो इक्विपमेंट वगैरह वो करी, ठीक है, 150,000 की, ठीक है, और बाकी आपने इन्वॉइस करा 30,000 का। 1,80,000 में से जो 150 था वो नॉर्मल आपकी सेल थी, और बाकी जो 30,000 थे ना वो आपने सीधा सीधा, जैसे हम बोलते हैं ना, गारंटी दे दी, अगली 2 साल की वारंटी दे दी, तो वैसे ही टाइप का था कि जो बाकी जो 30,000 की सर्विसेज थी ना वो अगले 2 साल तक जो है वो बाइफरगेट करनी थी। तो यस, सही बात है यार, अगर आपकी जो 30,000 की ऑनगोइंग सर्विसेज हैं वो आपको अगले 2-2 साल में ही बांट के चलनी है, ठीक है, तो जो आपकी सेल्स है 1.5 लाख की, वही आप जो है वो अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकते हो, और जो बाकी की 30,000 की जो आपकी सेल्स बच रही है वो आप अगले जो जिस हिसाब से जिस साल में वो आएगी उसी हिसाब से आप रिकॉर्ड करने वाले, तो एकदम सही स्टेटमेंट है। IFRS 15 यही कहता है यार, ठीक है। अगला कह रहा है सेल्स ऑफ 200,000 ऑन 1 अक्टूबर, तो आपने 2 लाख की सेल्स को रिकॉर्ड करा है 1 अक्टूबर 2013 को, ठीक है, और आपका ईयर एंड कब है 30 सितंबर X4 को, यानी कि आपकी ईयर के स्टार्टिंग में ये बात हुई है। टू एन एस्टैब्लिश कस्टमर विच एग्रीमेंट ऑफ रेप्रो कंपनी, ठीक है, विल बी पेड इन फुल ऑन 30 सितंबर X5। ओके, रेप्रो कंपनी है द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके ओके ओके, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताऊँ, क्योंकि आपने जो है वो 2 लाख की सेल्स ना पहले ही रिकॉर्ड कर ली। आपने कब रिकॉर्ड कर ली, 1 अक्टूबर 2013 को, और आपको ये जो पैसे हैं ये देख रहे हो पे कब करने हैं, फुल ऑन 30 सितंबर X5। भाई साहब 2 साल बाद, खुद सोचो, 2 साल बाद, 13 से 14 1 साल, 14 से 15 2 साल, 2 साल तक आपको जो है वो, आपने सेल अभी कर दी, ठीक है, आपने कह दिया भैया 2 लाख का मैंने सेल कर दिया, और आपको 2 साल बाद कोई बंदा देगा 2 लाख रुपए। तो यार आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि आप जो है वो प्रेजेंट वैल्यू में चीज़ों को लेके आते हो, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कॉम्पोनेंट, ऐसा कुछ सुना होगा। अगर आपको कोई ऐसा कोई कॉम्पोनेंट है जो कि आने 1 साल से ज़्यादा लेट रिसीव हो रहा है, तो आपको उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता है। बट यहाँ पे तो यार प्रेजेंट वैल्यू का कोई नामो निशान ही नहीं है, और अगर आप प्रेजेंट वैल्यू का नामो निशान नहीं लाओगे तो यार आप सेल्स को पूरी पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते, आपको प्रेजेंट वैल्यू पे लाना पड़ता, ठीक है, तो इसलिए ये भी रिकॉर्ड नहीं होने वाली, बस ये सही ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है, ठीक है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चन 87। Yilling company entered into a contract which is expected to last 24 months on 1 जनवरी X4, ठीक है, तो एक कॉन्ट्रैक्ट वगैरह में आए हैं जो कि 2 साल तक चलने वाला है, 1 जनवरी X4 में आए हैं, ठीक है। द फिक्स प्राइस विच हैज़ बीन एग्रीड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट इज़ 5 मिलियन, तो 5 मिलियन का जो फिक्स प्राइस है वो एग्री किया है, यानी कि बेसिकली रेवेन्यू आप कह सकते हो कि इतना जो है वो पैसा मिलने वाला है। 30 सितंबर X4 को द कॉस्ट इनकर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट पर इतने कॉस्ट आपकी लग गई थी, और एस्टिमेटेड जो है वो और कितनी लगने वाली है, 2.4 मिलियन और लगने वाली है, ठीक है जी। लिंक कंपनी मेजर सेटिस्फैक्शन ऑफ द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ द प्रोजेक्ट सर्टिफाइड एज कम्प्लीटेड, तो जो भी प्रोजेक्ट को सर्टिफाइड करते हैं ना कि कितना कंप्लीट हो चुका है, उस हिसाब से जो है वो चलते हैं, ठीक है। एक तो हमने 2 मेथड पढ़े हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से चल लो, कि टोटल कॉस्ट को नीचे ले लो और अपॉन में जब भी अभी तक जितनी आपकी कॉस्ट लगे उसके हिसाब से परसेंटेज निकाल लो, या फिर आपको एक सीधा सीधा जो है वो कितना आपने सर्टिफाइड हो गया है कि किसके हिसाब से कितना सर्टिफाइड हो गया उसके हिसाब से कर लो। तो हम किससे करें, प्रोजेक्ट जितना सर्टिफाइड हो चुका है, ठीक है, और 30 सितंबर X4 को जो परसेंटेज सर्टिफाइड है वो 38% का है, तो वो सब हम छोड़ो, आपको सीधा सीधा मतलब इसको रेवेन्यू वगैरह को आपको इसके हिसाब से पोर्शन करना है, ठीक है। ऑन 20 सितंबर X4 वेलिंग कंपनी जो है वो रिसीव अ पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर ऑफ 1.74 मिलियन विच वॉज इक्वल टू द टोटल ऑफ अमाउंट इनवॉइस टू डेट। आपको बताना है क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट एसेट क्या होने वाला है 30 सितंबर। ओके, एक और कॉन्ट्रैक्ट एसेट वाला क्वेश्चन, रेवेन्यू में से जितना भी अमाउंट आपने इनवॉइस करा है, ठीक है, उसको माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट एसेट या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या होगा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एसेट है, इसका मतलब आंसर प्लस में ही आने वाला है, ठीक है। अब रेवेन्यू निकालने के लिए देखो, आपको 5 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट था,
5 मिलियन का, और कितना हो चुका है सर्टिफाई 38%। तो जो आपको कहना है सर्टिफाइड के हिसाब से निकालना है कि कितना सर्टिफाई हो गया, तो मैं इसी के हिसाब से निकालूंगा। अगर मेरे को इसके हिसाब से बोलता कि कॉस्ट एस्टिमेटेड कॉस्ट के हिसाब से निकालता, मैं उसके हिसाब से निकालता। तो 5 मिलियन का 38% ये होता है 1.9। 5 मिलियन का 38% होता है 1.9 मिलियन, जिसमें से आपने अमाउंट को इन्वॉइस कितना कर दिया 1.7 मिलियन का। देखो इतना ही रिसीव हुआ और इतना ही आपने इन्वॉइस करा था। अगर मेरे को रिसीव और इन्वॉइस दिया होता तो फिर भी मैं इन्वॉइस ही लेता, रिसीव वाला नहीं लेता, ठीक है। तो मैंने इन्वॉइस कितना है 1.74 मिलियन, तो बस इसको माइनस करेंगे। 1.9 में से अगर 1.74 गया तो ये होता है 0.16 मिलियन। और 0.16 मिलियन को अगर आपने ऐसे लिखना है तो वो कितना होता है 1,60,000, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका 1,60,000, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 88, कंसाइनमेंट इन इन्वेंट्री इज एन अरेंजमेंट वेयर बाय इन्वेंट्री इज हेल्ड बाय वन पार्टी बट ओन्ड बाय अनदर पार्टी। इट इज़ कॉमन इन द मोटर ट्रेड। तो यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि एक कंसाइनमेंट इन्वेंट्री होती है, ये एक ऐसा एग्रीमेंट होता है जहाँ पे जो इन्वेंट्री है वो एक पार्टी के द्वारा रखी जाती है लेकिन ओन अनदर पार्टी से करी जाती है। मान के चलो इन्वेंट्री है ए कंपनी की, ठीक है। ए कंपनी की एक इन्वेंट्री है, उसका कोई गुड्स वगैरह पड़े हैं, लेकिन इसने अपनी इन्वेंट्री को बी कंपनी के वहाँ पे रखवाया होगा क्योंकि उसके पास मान लो जगह वगह नहीं होगी, बेरा नहीं होगी उसके वहाँ पे, बेचारे के पास जगह वगह नहीं होगी। तो उसने क्या करा हुआ, अपनी इन्वेंट्री को बी कंपनी के वहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको कहते हैं कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। ओन कौन करता है, ए कंपनी, लेकिन रखवाई कहाँ पे हुई है, बी कंपनी की जगह पे, ठीक है। ऐसा कुछ हो गया। और ये कॉमन है मोटर ट्रेड में, मतलब अगर मोटर वोटर ट्रेड करते हो तो उसमें जो है ये कॉमन चीज़ है, ठीक है। अच्छी बात है यार। आपको बताना क्या, विच टू द फॉलोइंग इंडिकेट दैट द इन्वेंट्री इन क्वेश्चन इज कंसाइनमेंट इन्वेंट्री। तो आपको कंसाइनमेंट इन्वेंट्री बता दिया क्या होता है। अब आप बताओ कि इनमें से आपको क्या लगता है कौन सी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है आपके हिसाब से। मैन्युफैक्चर कैन रिक्वायर द डीलर टू रिटर्न द इन्वेंट्री। जो मैन्युफैक्चरर होगा जिसने मतलब मेन बनाई होगी, तो कभी भी डीलर को बोल सकता है कि उसकी इन्वेंट्री को रिटर्न कर दो। सही बात है। एक बात बताओ, ए कंपनी का इन्वेंट्री थी, उसने बी कंपनी के यहाँ पे रखवाई हुई है, वो कभी भी बोलेगा चल यार मेरी इन्वेंट्री मेरे को वापस कर दे, तो उसको करनी पड़ेगी। सही बात है। तो ये मेरी कंसाइनमेंट इन्वेंट्री है, सही बात है ना, इसमें कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। इसके बाद डीलर हैज़ नो राइट टू रिटर्न ऑफ द इन्वेंट्री। जब डीलर के पास कोई राइट नहीं हुआ कि उसको जो है वो इन्वेंट्री को रिटर्न करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसके पास कोई राइट ही नहीं है इन्वेंट्री को रिटर्न करने का। इसका मतलब यार वो इन्वेंट्री अपने पास ही रखेगा। अब इसने ए कंपनी ने बी कंपनी को इन्वेंट्री भिजवा दी, बस अब ये बी कंपनी की हो गई, इसको वापस रिटर्न करना नहीं है, ठीक है। अगर रिटर्न नहीं करना तो वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री किस काम की होगी। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का मतलब ही यही होता है कि यार आप तो बस उसको अपने पास रख रहे हो लेकिन वो ओन कोई और करता है। लेकिन अगर आपने उसको वापस ही नहीं करना तो वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री नहीं होगी, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। अब मैन्युफैक्चरर बियर्स ऑब्सोलेसेंस रिस्क, यस। अब एक बात बताओ, ए कंपनी जो है वो यार मतलब कोई मान लो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह लाती थी, तो अब इसने बी कंपनी के यहाँ पे रखवाया हुआ है। अब एकदम से पता नहीं क्या हो गया, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा चेंज हो गई कि अब ए कंपनी के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो पुराने हो गए, ठीक है। अब ऐसे पुराने पड़े कि इसकी जो इन्वेंट्री है वो सारी ऑब्सोलेसेंस रिस्क का मतलब ये होता है कि पुराने हो गए, अब काम में नहीं आएंगे। तो जो भी रिस्क होगा वो इसी के साथ होगा, ए कंपनी के साथ, बी कंपनी के साथ कुछ भी नहीं होगा। तो जो ये मैन्युफैक्चरर है ना वही बियर करेगा इस रिस्क को। जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हुआ था, मान लो बहुत बंदों ने चॉक्स, ब्लैक बोर्ड, ये सारी चीज़ें जो है वो इसका काम होगा ए कंपनी का, तो इसने बी कंपनी को दे दिए। अब एकदम से क्या हुआ, कोरोना आ गया, सब चीज़ें ऑनलाइन हो गई, डिजिटल हो गई, तो अब सब लोग स्मार्टफोन पे काम करने लग गए, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा यार, ए कंपनी के पास जो है वो रिस्क होगा कि इसकी जो इन्वेंट्री है, अब कोई ब्लैक बोर्ड खरीदेगा नहीं, स्कूल वूल सारे बंद हैं, चॉक्स वॉक खरीदेंगे नहीं, तो होगा क्या कि ऑब्सोलेसेंस रिस्क जो है वो थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला भी ऑप्शन सही हो जाएगा। डीलर बियर स्लो मूवमेंट रिस्क, जो डीलर है वो स्लो मूवमेंट का रिस्क जो है वो बियर कर रहा है, तो क्या ये जो है वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री होने वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो सीधा यार बी कंपनी की हो गई, ठीक है, बी कंपनी की हो गई। इसका मतलब जो भी आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो ट्रांसफ़र कर दिए हैं इसी को ही, क्योंकि यार इसके पास आपने ना ए कंपनी ने बी कंपनी के पास इन्वेंट्री रखवाई होगी या कुछ भी होगा, या जहाँ से भी इन्वेंट्री खरीद के लाया, अब उसकी इन्वेंट्री आगे जाके बिक ही नहीं रही है, स्लो मूवमेंट का जो है वो रिस्क आ गया, और वो डीलर बियर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर नहीं कर रहा है। मैन्युफैक्चरर मतलब जिसने बनाई है, ठीक है, वो नहीं बियर कर रहा, जो डीलर है जिसके पास चली गई है वो बियर कर रहा है। इसका मतलब ये कंसाइनमेंट इन्वेंट्री नहीं है। कंसाइनमेंट इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, जहाँ पे एक पार्टी के पास पड़ी होती है लेकिन उसको ओन जो है वो कोई अदर पार्टी कर रही होती है। लेकिन अगर ऐसी चीज़ आ जाती है कि जहाँ पे डीलर के पास ही स्लो मूवमेंट का रिस्क हो गया, यानी कि वो कंसाइनमेंट इन्वेंट्री नहीं होने वाली है, तो ये ऑप्शन जो है आपको सीधा सीधा गलत हो जाता है। और इसी के साथ 88 क्वेश्चन भी होता है ख़त्म। आगे चलते हैं 89, और एग्जामिनर रिपोर्ट का क्वेश्चन है यार, तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए। एक्सपेक्ट ऐसा चल रहा है कि अब जैन कंपनी जो है उन्होंने स्पेंड करे हैं 500,000 सेंडिंग की स्टाफ
ऑन अ 1 डे ट्रेनिंग कोर्स विच टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 86। तो 1 जनवरी 86 को कोई ट्रेनिंग कोर्स हो रहा होगा, तो वहाँ पे जो है वो उन्होंने अपने लोगों को भी भेज दिया, जिसकी कॉस्ट आई है 500,000। जैन कंपनी जो है एक्सपेक्ट कर रही है कि इसके जो बेनिफिट होंगे वो अगले 2 साल तक होने वाले हैं। ओके, नाइस। The training course was partly funded by a government scheme and Jain company received 50,000 from government बिफोर द ट्रेनिंग कॉमेंस्ड। ओके, तो ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही भाई साहब को 50,000 का गवर्नमेंट ग्रांट मिल गया स्टार्ट होने से पहले। ओके, इसके बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है 50,000 का, वो ड्यू हुआ रिसीव होने में 31 दिसंबर 2017 तक। यानी कि अगले साल, मतलब 2 साल का था ना टोटल, तो 31 जनवरी 17 को बाकी के 50,000 जो है वो मिलने थे। करंट सर्कमस्टांसेस ऐसा इंडिकेट कर रहे हैं कि द रिसीप्ट ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट वर्चुअली सर्टेन। इसका मतलब क्या होता है कि आपको मिल ही जाएंगे, मान के चलो आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। टोटल मतलब मान लो आपको 100,000 की ग्रांट मिलनी थी, 50,000 की तो ट्रेनिंग से पहले ही दे दी, बाकी 50,000 अगले 2 साल खत्म होने पे दे रहे थे, ठीक है। तो आपको कह रहे हैं वर्चुअली सर्टेन, इसका मतलब बाकी के 50,000 मान लो मिल ही जाएंगे, ले लो मिल ही जाएंगे, ठीक है। सेलेक्टिंग योर आंसर फ्रॉम द पुल डाउन लिस्ट, आपको बताना है वट अमाउंट शुड बी चार्ज टू द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 6 टू रिफ्लेक्ट द अबव ट्रांजेक्शन्स। तो यार बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, आपने सीधा सीधा यहाँ पे देखोगे कि जैन कंपनी ने 500,000 जो है अपने स्टाफ को एक दिन का ट्रेनिंग का कोर्स करने के लिए दिया है। तो ये जो 5 लाख सीधा सीधा लगा रहे हो, ये तो आपका एक्सपेंस हो गया, ठीक है। ये तो सीधा सीधा आपका एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस का तो आपको कुछ काम करना नहीं है, लेकिन यस पीएनएल का आपको जो है वो बताना है कि नेट मूवमेंट कितना होना चाहिए। तो आपका एक्सपेंस और इनकम दोनों आपको पता होने चाहिए। तो आपके 5 लाख का तो सीधा सीधा एक्सपेंस भाई साहब बैठ गए, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को 50,000 की ग्रांट पहले से ही मिल चुकी है, तो काइंड ऑफ आपकी इनकम, और बाकी 50,000 की आपको सीधा सीधा वर्चुअली सर्टेन बता ही दिया, वर्चुअली सर्टेन में मिल ही जाएगी। अगर आपको पता है कि आपको मिल ही जानी है, तो यार आप उसको करंट पीरियड में ही रिकॉर्ड कर लेते हो, ठीक है। अगर आपको पता है कि आपको ग्रांट मिलनी है, तो यस आप इसको रिकॉर्ड कर लोगे। तो इसका मतलब, और क्योंकि अभी जो यार हमने उसको भेज भी दिया ना, ट्रेनिंग पे भी इसी साल भेज दिया है, और अगर इसी साल हमने एक्सपेंस बुक कर लिया तो इसी साल हम इनकम भी बुक कर लेते हैं, ठीक है। और हमें पता है कि आने वाले टाइम में मिल ही जाना है, तो इसीलिए, ठीक है, मैचिंग प्रिंसिपल भी आपका लग जाएगा। तो टोटल 500,000 का आपका एक्सपेंस था और 100,000 का आपका इनकम हो गया। 50-50 2 बार ही मिलना था ना, तो 100,000 हो गया, तो फिर 500 में से 100 गया, यानी कि 400, ठीक है। तो 400,000 का आपको टोटल चार्ज करोगे पीएनएल के अंदर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। ये कह रहा है भैया न्यू मार्केट कंपनी, इसका जो आपको रेवेन्यू है वो दिखाया गया है प्रॉफिट एंड लॉस में फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9 को 27 मिलियन का। नाइस। उसमें जो है वो इंक्लूड करता है 8 मिलियन फॉर गुड सोल्ड ऑन 31 दिसंबर 9। तो आपने लास्ट दिन पे ही जो है वो 8 मिलियन के गुड सेल करे, ऑन विच न्यू मार्केट विल प्रोवाइड ऑन गोइंग सपोर्ट सर्विसेज फॉर 2 ईयर्स। ओके, तो आपने अपनी सेल के अंदर यार ये वो वाला एलिमेंट भी डाल दिया कि 2 साल आफ्टर सेल सर्विसेज देनी थी, लेकिन आपने वो भी इंक्लूड कर दिया है। ओके, सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज आर सेपरेट परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस अंडर टर्म। येस, आपको अगर गुड सप्लाई करे उसकी सेल अलग होती है। अब आपने उसकी सर्विसेज का भी काम ले लिया है, तो वो अलग परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन है IFRS 15 के अकॉर्डिंग, सही बात है। तो जो आपने कॉस्ट लगी है प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज एस्टिमेटेड एट 800,000 पर एनम। तो हर साल आपको जो भी, मतलब ये 2 साल के लिए आप प्रोवाइड कर रहे हो सर्विसेज 8 मिलियन की, उसमें आपको 800,000 का पर एनम लग रहा है जो भी कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और न्यू मार्केट कंपनी जो है वो 30% मार्कअप भी लगाती है अपनी हर सर्विस कॉस्ट के ऊपर। आपको बताना क्या है, वट अमाउंट शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 9। तो इसको देखने के लिए यहाँ पे आ जाओ। देखो आपको पता है प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस कर देते हैं, तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। प्रॉफिट निकालते हैं रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो प्रॉफिट आ जाता है आपका। अब आपको पता है कि आपका रेवेन्यू जो है वो आपको दिया हुआ है 27 मिलियन का, 27 मिलियन डॉलर्स का, ठीक है। अब आपको कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हो, आपको पता है कि 800,000 पर एनम आपका लग रहा है, ठीक है, हर साल आपके लगेंगे, और आपको 2 साल के लिए ऑब्लिगेशन है, ठीक है। तो मतलब 2-2 साल पे आपको करना पड़ेगा कॉस्ट को एपोर्शन, ठीक है। और 30% का मार्कअप भी चार्ज करते हो, यानी कि मतलब कॉस्ट तो लेते ही लेते हो, साथ में थोड़ा सा प्रॉफिट भी जमाओगे, ठीक है। तो उसके बाद आपकी कॉस्ट निकलेगी। तो कॉस्ट है आपकी 800,000, ये 1 साल की है, ठीक है, 1 साल की। और हमारे पास टोटल जो है वो 2 साल का काम कर रहे हैं। और यहाँ पे आपको सीधा दिया गया कि आपको इग्नोर करना है जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है। तो हमें कोई प्रेजेंट वैल्यू वगैरह नहीं निकालनी है, ठीक है, वरना मैं पोर्शन वगैरह करता, प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकालता, ठीक है। तो 1 साल का निकालते हैं पहले। 800,000 प्लस कुछ प्रॉफिट लगेगा, 800,000 का 30% ये होता है
सीधा सीधा अगर मैं ऐड करके बता दूँ 30% अगर ऐड करोगे तो 10,40,000 आपका बन जाता है, ठीक है। तो ये जो है वो आपकी कॉस्ट कितने की है, 1 साल की, ठीक है। अगर आपको 2 साल की निकालनी है तो आप मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ। अगर 1 साल की इतनी है तो 2 साल की कितनी होगी, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कोई आपको सीधा सीधा बोला है कि इग्नोर करना है, तो यहाँ पे कोई टाइम वैल्यू भी नहीं है, उतनी कॉस्ट लगने वाली है अगले साल भी। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 1040, इसको 2 से, तो ये होता है 2080, आगे 000, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे रेवेन्यू था आपके पास 27 मिलियन का, ठीक है। तो ये 27 मिलियन हो गए और आपके पास कॉस्ट है 2080,000, 2080,000, ठीक है। तो रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27,000 माइनस 2080, तो ये आपके पास होता है 24,920, आगे 000 भी लगा दो। आपसे मिलियन में पूछ रहा है क्या, आंसर किस में पूछ रहा है, इग्नोर द इफेक्ट्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑन नियरेस्ट होल डॉलर, कुछ मिलियन विलियन में बताया नहीं है, तो यार आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। 24,920,000, ये जो है आपको सीधा सीधा आंसर आ जाएगा कि इतना प्रॉफिट आप रिकॉग्नाइज कर लो यार। टाइम वैल्यू ऑफ कुछ होता है यार कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को करना है, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई 2 करने की जगह वो टाइम वैल्यू के फैक्टर से मल्टीप्लाई वगैरह करके देखता, बट टाइम वैल्यू कुछ नहीं है, तो यार आपको अगले साल की भी कॉस्ट लेके रेवेन्यू में से कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 91 में कह रहा है ऑन 31 दिसंबर X1 AB एंटर इनटू अ ट्रांजेक्शन टू सेल लीगल टाइटल टू इन्वेंट्रीज विच विल टेक टाइम टू मैच्योर। तो वो कोई ट्रांजेक्शन में आए हैं जो लीगल टाइटल को सेल करने में इन्वेंट्रीज की, जो कुछ टाइम लेगी मैच्योर होने में। द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज उस डेट पे जब भी आए हुए थे ट्रांजेक्शन में तो तब थी 4,50,000। Inventories were sold to a financial institution for इतना with an option which allows AB to repurchase them on 31 December X3 for इतने। At what date the selling price of the inventories will be approximately इतनी, ठीक है। And it was expected that AB will exercise the option। आपको बताना क्या है कि how should the above transaction be accounted in AB's financial statement for the year ended 31 December X1, ठीक है। तो आपको ये जो है वो क्वेश्चन सामने सामने दे दिया गया है। तो इसका सीधा सीधा बहुत आसान सा एक्सप्लेनेशन अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो ये है कि भाई यहाँ पे जब कुछ सेल्स, और जैसे हमने थोड़ा लीजिंग में पढ़ा था ना वैसे टाइप का है क्वेश्चन। इसमें हो क्या रहा है देखो, आराम से समझने की ट्राई करना, ठीक है। अभी हमारे पास इन्वेंट्री पड़ी है जो कि उसकी वैल्यू है 4,50,000 की। अगर मैं यहाँ पे आराम से थोड़ा बात करूँ, अभी हमारे पास करंट इन्वेंट्री पड़ी है 4,50,000 की, और हम लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब इसको जो है वो आगे दे दे, ठीक है। आगे दे दे मतलब बेच दें और उसको वापस भी खरीद लें। इन्वेंट्री पड़ी है 450,000 की, ठीक है। अब आगे इसको सेल कर दे, ठीक है, लेकिन इस सेल इस हिसाब से करे कि आगे जाके हम इसको वापस भी खरीद सके, ठीक है, यानी कि मेरे को वापस दे दे। और ऐसी चेंजेस को अगर आपने लीजेस में पढ़ा हो, इसको हम कहते हैं ना लीज सेल और लीज बैक, वैसे टाइप का। इन्वेंट्री को सेल कर दोगे, और हमने सेल कितने में कर दिया, 4,20,000 में कर दिया है, ठीक है, सेल कर दिया 4,20,000 में, लेकिन हमने ऐसा एग्रीमेंट बना रखा है कि हम उसको वापस जो है वो खरीद सकते हैं, ठीक है, रीपरचेज कर सकते हैं, जिस हिसाब से हमें क्वेश्चन में बोला गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को भेजा 4,20,000 में, लेकिन एक ऑप्शन है आपके पास कि हम उसको रीपरचेज कर सकते हैं 31 दिसंबर X3 को, कितने में, वो ये सब अमाउंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होने वाला है कि आपने 4,20,000 में बेच दिया, लेकिन आप ऐसी जब भी एग्रीमेंट होता है तो आप सबसे पहले एक काम करते हो, आपने इस एग्रीमेंट को लोन की तरह ट्रीट करते हो, ठीक है। आप इसमें ये नहीं सोचते कि आपकी इन्वेंट्री वगैरह कुछ गई है, नहीं, आप इन्वेंट्री को अपनी जो भी उसकी वैल्यू चल रही होती है ना, आप उसी पे रिकॉर्ड कर देते हो, और जितने में आप इसको सेल करते हो वो मान लेते हो कि आपने यार एक लोन ले लिया। क्यों? क्योंकि आपके पास एक रीपरचेज का ऑप्शन है, और रीपरचेज का ऑप्शन है, इसका मतलब आपने ये जो है वो एक लोन लिया है, ठीक है। तो इसका मतलब अभी मेरे पास इन्वेंट्री जो थी वो 4.5 लाख की पड़ी थी, तो इसका मतलब मेरे को इन्वेंट्री 4.5 लाख पे ही रिकॉर्ड करनी है। और ये जो 4,20,000 में मैंने अपनी इन्वेंट्री को बेचा है ना, ये मेरे लिए एक लाइबिलिटी हो जाएगी, क्योंकि मैं इसको जो है वो एक लोन की तरह ट्रीट करने वाला हूँ, ठीक है। ये कहते हैं जब आपके पास एक रीपरचेज का भी ऑप्शन आ जाता है, आपने इन्वेंट्री बेची लेकिन आप उसको बाद में वापस भी खरीद सकते हो, ठीक है जी। तो अब आपको बताना है इन्वेंट्री कॉस्ट 4.5 लाख की शुड बी रिकॉग्नाइज इन कॉस्ट ऑफ सेल्स, और जो रेवेन्यू है 4,20,000 का उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। भाई देखो मैंने आपको बताया ही है कि 4.5 लाख आपकी इन्वेंट्री की वैल्यू आनी चाहिए, तो आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स में फाइनेंशियल पोजीशन में दिखानी है यार, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में नहीं। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है 4,20,000, और जो 4,20,000 रिसीव्ड है शुड बी रिपोर्टेड एज लाइबिलिटी। 4,20,000 जो रिसीव किया वो लाइबिलिटी होगा, और फाइनेंशियल पोजीशन में भी 4 लाख, नहीं, फाइनेंशियल पोजीशन में 4.5 लाख की दिखानी है। कितनी वैल्यू थी, 4.5 लाख की थी ना, तो 4.5 लाख की दिखाओगे,
ठीक है? तो आपको मानना है कि आपने इन्वेंट्री बेची नहीं, आपके पास अभी भी पड़ी होती है तो 4.5 लाख की होती है, तो उतनी की दिखानी है, और 4,20,000 का आपने लोन ले लिया, ठीक है? तो ये गलत होगा। इन्वेंट्री शुड बी रिकॉर्डेड इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन 4.5 लाख, और 4,20,000 का जो आपको लाइबिलिटी दिखानी है, और यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट और लॉस का इफेक्ट नहीं होगा। यस, एकदम सही स्टेटमेंट, ठीक है? आगे चलते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 92। अंडर IFRS 15 रेवेन्यू जो भी है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर दैट अ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हैज बीन सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। तो आपको बताना है एट अ पॉइंट इन टाइम पे कौन सी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई हो गई है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि एंटिटीज परफॉर्मेंस डज नॉट क्रिएट एन एसेट विद एन ऑल्टरनेटिव यूज एंड द एंटिटी हैज एन इनफॉर्सिबल राइट टू द पेमेंट फॉर परफॉर्मेंस कंप्लीटेड टू डेट। इसका मतलब ये है यार, आप मान लो कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रहे हो, आपने एक एसेट अभी तक बनाया नहीं है, तो अभी तक आप जितना काम कर चुके हो आपको उतने की पेमेंट जो है वो मिल जाए, बाकी की जो है वो आपको बाद में मिल जाए। तो ये आप बेसिकली अभी आपने कोई एसेट को क्रिएट नहीं करा है, ठीक है, और उसका कोई ऑल्टरनेटिव यूज़ भी नहीं है, तो आप इसको पॉइंट इन टाइम पे रिकॉर्ड नहीं, पॉइंट इन टाइम का मतलब अभी के अभी रिकॉर्ड कर दो, ऐसा नहीं होगा। आपको इसको ओवर टाइम बुक करना पड़ेगा, जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, एकदम एक ही दम से ठक से नहीं कर दोगे, ठीक है? तो ये ऑप्शन नहीं होगा। द अप्रूवल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट्स इन्फोर्सिबल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन यस, अगर जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाता है, आपको इन्फोर्सिबल राइट्स मिल गए, ऑब्लिगेशंस मिल गए, तो यस उसी टाइम आप रेवेन्यू बुक कर देते हो, जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में करा, ठीक है? तो ये तो होगा। इसके बाद द कस्टमर हैज अ सिग्निफिकेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द ओनरशिप। यस, अगर आपने ओनरशिप और रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए तो आपकी तरफ से कुछ नहीं है, आपने सेल कर दी भैया, अब बाकी जो होगा वो कस्टमर के ऊपर है, ठीक है? तो आप उसको यस रिकॉर्ड कर सकते हो अगर आपने रिस्क और रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए। The entity's performance creates or enhances an asset that the customer control एज द एसेट इज़ क्रिएटेड और इनहेंस। तो एक पहले से ही कस्टमर होल्ड कर रहा था, अब आप गए उसका एसेट को इन्हेंस कर दिया, या फिर कुछ मतलब बढ़िया बढ़िया क्रिएट कर दिया, तो तब भी आप पॉइंट इन टाइम पे यार थोड़ी रिकॉर्ड करने वाले हो। अब आप ओवर टाइम जो है वो उसको रिकॉर्ड करने वाले हो, क्योंकि जो एंटिटीज़ की परफॉर्मेंस है उसने ये सब क्रिएट करा है, फिर इन्हेंस करा है, बेसिकली इंप्रूव करा है एसेट को, ठीक है? तो ये आपकी जो है वो ओवर टाइम वगैरह चीज़ों में आ जाएगा, एकदम पॉइंट इन टाइम पे नहीं होने वाला। इसके बाद आपको जो है द कस्टमर साइमल्टेनियसली रिसीव्स एंड कंज्यूम्स द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय द एंटिटीज परफॉर्मेंस एज द एंटिटी परफॉर्म्स। सो जैसे जैसे एंटिटी काम करती जाती है वैसे वैसे ही कस्टमर को भी थोड़ा थोड़ा फ़ायदा होता रहता है। तो अगर कस्टमर को धीरे धीरे करके फ़ायदा पहुंच रहा है तो वैसे ही एंटिटी को भी वैसे ही फ़ायदा पहुंचने वाला है। यानी कि पॉइंट देखो, बेसिकली काम यही है कि पॉइंट इन टाइम या फिर आपको ओवर टाइम रिकॉर्ड करना है, तो आपको इसको ओवर टाइम रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी कि धीरे धीरे करके, ठीक है? तो ये भी नहीं होगा। आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भाई साहब पियर्स कंपनी जो है वो सेल कर रही है 24,000 ऑफ गुड्स टू लेवल कंपनी ऑन 19 दिसंबर। पियर्स कंपनी जो है वो इन्वॉइस कर रही है लेवल कंपनी ऑन द डेट, बट इट इज़ एग्रीड दैट डिलीवरी विल बी डिलेड। ठीक है, तो ऐसा कुछ हुआ है कि डिलीवरी जो है वो डिले हो जाएगी 20 जनवरी 2018 तक, एज लेवल कंपनी डज नॉट नीड द गुड्स अंटिल देन। तो गुड्स तब तक नहीं चाहिए लेवल कंपनी को, बट हैज़ प्लेस द ऑर्डर एज दीज गुड्स आर इन शॉर्ट सप्लाई। लेकिन उसने पहले से यार ऑर्डर को जो है वो पहले से सप्लाई कर दिया, क्योंकि अभी से ही पता है कि ये सप्लाई इसकी बहुत ज़्यादा कम हो रखी है, तो आने वाले टाइम में शायद मिले ही ना उसको गुड्स। पीएस कंपनी ने प्लेस किए हैं गुड्स इन सेपरेट एरिया ऑफ द वेयर हाउस, और पीएस जिससे उसने सप्लाई करवाया था ना, उसने उसके गुड्स अलग से रख दिए। ठीक है भैया, अब मेरे को बेचने तो इसी को ही है, बाद में जब भी ये लेना चाहेगा तब मैं इसको ले लूँगा, इसके अलग से गुड्स मैं रख देता हूँ। एंड दे आर आइडेंटिफाइड एज वेटिंग फॉर डिलीवरी। तो ये इसको ऐसे करा है कि वेटिंग फॉर डिलीवरी है, कि आप जब इसको बाद में डिलीवर करना होगा तब कर देंगे। एज द कस्टमर हैज़ बीन इन्वॉइस, पीएस कंपनी ने जो है वो इसको सेल और ट्रेड रिसीवेबल में मतलब रिकॉर्ड कर दिया। गुड्स आर इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट इन द स्टॉक टेक ऑफ पीएस कंपनी एज एट 31 दिसंबर 17, और रिकॉर्डेड किए गए हैं एज अ पार्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री है। पीएस कंपनी जो है वो सेल करती है इस गुड्स को मार्जिन पे 15% के। आपको बताना है कौन सी एंट्रीज होंगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनेंगी पीएस कंपनी के 31 दिसंबर X7 को। अब अगर मैं आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से एक समरी टाइप कंक्लूजन टाइप बताऊँ ना यार, बेल एंड होल सिनेरियो जैसे नहीं होता। अब हो क्या रहा है, पीएस कंपनी ने जो है वो गुड्स सोल्ड करे हैं, ठीक है? जो भी आपकी कंपनी थी, लोकल कंपनी थी ना, लेवल कंपनी, सॉरी लेवल कंपनी थी, तो पी ने लेवल कंपनी को जो है वो गुड सोल्ड करे हैं 24,000 के, ठीक है? अब इस लेवल कंपनी ने इसको बोला भाई साहब आपने सेल तो कर दिया, काफ़ी अच्छी बात है, बट अभी जो भी आपने गुड सेल करे ना वो अपने पास ही रख लो, ठीक है? मैं आपको ये सारी चीज़ें कर दूंगा, बट अभी जो है वो अपने पास ही रख लो, ठीक है? तो यानी कि अभी तक पी के वेयर हाउस में इन्वेंट्री अभी तक पी के वेयर हाउस में पड़ी होगी। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अभी जैसे इसने रिकॉर्ड कर लिया सेल्स की टाइप में, क्योंकि उस वो कह रहा है कि भाई अब अपने पास रख लो, वो सब कर देगा, तो उसने रिकॉर्ड कर लिया ट्रेड रिसीवेबल को डेबिट और सेल्स को क्रेडिट। उसने सेल्स की एंट्री कर दी, और जब सेल्स की एंट्री कर देते हैं इसका मतलब क्या है कि आपकी इन्वेंट्री जा चुकी है बाहर, आपकी तरफ से चली गई।
लेकिन हो क्या रहा है, बाद में उसने अपनी इन्वेंट्री कैलकुलेट करी, ठीक है। तो पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री जब कैलकुलेट करते हैं तो इसने पहले से इन्वेंट्री को अलग से रख दिया था, ठीक है, लेकिन क्लोजिंग इन्वेंट्री करते वक्त इसकी इन्वेंट्री को भी काउंट कर लिया। अब खुद सोचो यार, पहले वो रिकॉर्ड कर चुका है सेल्स को, जब सेल्स रिकॉर्ड करी तो इसका मतलब उसके हिसाब से इन्वेंट्री पहले ही सेल हो चुकी है। लेकिन अब हुआ क्या, जब ये क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर रहा है तो ये जो इन्वेंट्री पड़ी है ना इसके पास, ये इन्वेंट्री को भी इसने कैलकुलेट कर लिया जो कि पहले ही सेल करी जा चुकी है। तो आप इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी अब इन्वेंट्री की कॉस्ट वगैरह थी वो अब आपको हटानी पड़ेगी, इन्वेंट्री को कम करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद सोचो क्लोजिंग इन्वेंट्री आपने बढ़ा के दिखा दी होगी जबकि वो पहले से ही सेल हो चुके हैं, तो इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा और आपका एक्सपेंस यानी कॉस्ट ऑफ सेल्स को बढ़ा के दिखाना पड़ेगा। लेकिन अब आपकी देखना पड़ेगा कि अब इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है कॉस्ट या फिर एनआरवी, तो हमें कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, एनआरवी का तो हमें कुछ दिया ही नहीं हुआ। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, हमने जो इन्वेंट्री बेची है वो कितने पे बेची है, 24,000 पे, और हमारा जो 15% का मार्जिन है, सेलिंग 24,000 है, मार्जिन 15% का है, तो कॉस्ट निकल जाएगी। कॉस्ट कैसे निकल, देखो रेवेन्यू में से अगर कॉस्ट माइनस करते हैं तो आपका प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। सेल्स हमने करी है 24,000 की, और एक सेकेंड कहाँ गया, सेल्स हमने करी है 24,000 की, और कॉस्ट अभी आपको नहीं पता है लेकिन प्रॉफिट पता है, 15% है किसका, सेल्स का। मार्जिन का मतलब होता है सेल्स पे, मार्कअप का मतलब होता है कॉस्ट पे। तो 24,000 का 15%, 24,000 का 15% ये होता है 3600। तो ये हो गया, आप कॉस्ट यहाँ पे माइनस में, उधर जाके प्लस, ये प्लस में, उधर जाके माइनस, तो 24,000 में से माइनस कर दोगे 3600, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, क्या होती है यार, 20,400। आपके पास आ गई कॉस्ट 20,400 है, ठीक है। तो 20,400 आपकी ये आ गई कॉस्ट, तो यानी कि इतनी इन्वेंट्री जो है आपने एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर दी। अब इन्वेंट्री को कम कर दो, इन्वेंट्री को कम करने के लिए क्या करते हो, इन्वेंट्री को क्रेडिट कर देते हो और डेबिट क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। और कितने अमाउंट से, 20,400 से। तो ये आपकी जो है वो सही एंट्री हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कॉस्ट ऑफ सेल्स इन्वेंट्री ये रहा, ठीक है जी। और इसी के साथ आपका IFRS 15 और IAS 20 यानी गवर्नमेंट ग्रांट्स जो होता है वो ख़त्म होता है। आई होप आपको सारा क्वेश्चन जो है वो समझ में आ गए होंगे। हल्के फुल्के क्वेश्चन जो है वो ट्रिकी भी थे, बट मैं ट्राई किया कि आपको एकदम आसानी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। अगर समझ आ गई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, जो भी होगा मतलब अच्छा लगता है यार कि लाइक वाइक आ रहे हैं, समझ में आ रहा है बच्चों को, मतलब अपने भाई बहनों को समझ आ रहा है, बढ़िया, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।